हेलो बच्चों। कैसे हो बेटा तुम सब लोग? क्या हाल चाल है आपके अर्जुना जेई बैच में? बच्चों आप सभी का वापस से स्वागत है मैथ्स की क्लासेस में, जहां पे आज हम एक नया चैप्टर, एक नई यूनिट शुरू करने वाले हैं। बेटा बहुत मजा आने वाला है। जल्दी से बताइए, बट उससे पहले क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? क्या सब कुछ दिखाई दे रहा है सही तरीके से? हम्म। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा जी। हाउ आर यू सर? मैं बढ़िया हूं बेटा, तुम कैसे हो? तुम कैसे हो? लेट्स गो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ओपी। बहुत सही बेटा, बहुत सही। जल्दी से सब लोग बताएं, क्या आज सब लोग एक्साइटेड हैं एक नया यूनिट शुरू करने के लिए, एक नया चैप्टर शुरू करने के लिए? आई होप सब लोग रेडी हैं, पूरे जोश में है बेटा, और अच्छी तरह से रेडी हैं इस नई यूनिट का शुरुआत करने के लिए। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम्म। तो पहले एक दो इंपॉर्टेंट बातें नया यूनिट शुरू करने से पहले, जैसा कि मैंने कल भी बताया था बेटा, कि कोई भी बच्चा जिसने अभी तक कोई भी बैकलॉग हो, किसी भी चैप्टर में बैकलॉग हो, वो भी ये चैप्टर अटेम्प्ट कर सकता है, पढ़ सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट यूनिट है। इसमें पुराने चैप्टर में का कुछ नहीं लगने वाला। हल्का फुल्का सा ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ी बहुत टैन थीटा साइन थीटा इतनी लग गई तो लग गई, बाकी कोई खास ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगने वाली है। हाँ ठीक है, तो पहले ही बता दिया है मैंने, इससे पहले तुम पूछो कि भाई सर हम यहां से शुरू कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो, नई यूनिट है। इनफैक्ट काफी सारी जगहें जहां पे जेई की तैयारी होती है, इसी यूनिट से शुरुआत करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। क्यों करते हैं? देखो, क्योंकि थोड़ी इजी है। पहले सही बताऊं तो अभी तक तुमने जो यूनिट्स पढ़ी हैं उसके मुकाबले में ये आसान है, रिलेटिवली आसान है। ठीक है, खुशी हुई ना सुन के? हाँ सर खुशी हुई। तो देखो यूट्यूब पे काफी सारे लोगों ने देख लिया होगा वन शॉट जो मैंने दिया था, फ्रंट लॉग बना लिया होगा। कुछ चीजें हो सकता है आपको वहां समझ नहीं आई हो, क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है। देखो स्ट्रेट लाइन अगर आप प्लानर में भी देखेंगे, 10-12 लेक्चर्स लगाएंगे हम इसमें, तो प्रॉपर डेप्थ में जब हम इसे डिटेल में करेंगे तो आपको जो चीजें दिक्कत आई थी, वहां कोई दिक्कत रह गई थी, वो भी क्लियर हो जाएगी और चैप्टर आसान ही लगेगा। ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर ये चैप्टर कब खत्म होगा? अरे मेरे दोस्त शुरू तो करने दे यार, आज पहला लेक्चर है, तू पहले ही खत्म करने की बातें कर रहा है। हाँ सर, सीक्वेंस सीरीज खत्म हो गया, बिल्कुल हो गया बेटा। उसमें कुछ सवाल मुझे तुम्हें कराने हैं, वो मैं तुम्हें एडवांस के सेशन में एक में दे दूंगा। फिर आगे भी जब हम रिवीजन करेंगे तब भी तुम्हें और काफी सारे सवाल इस पे सीक्वेंस सीरीज पे करवा दूंगा आगे। ठीक है भाई? हम्म। चलिए तो स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। जल्दी से बताओ, क्या सब लोग रेडी हो? नया यूनिट शुरू करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पहले देखो अभी तक हमने दो यूनिट स्टार्ट कर लिए हैं, एक है ट्रिग्नोमेट्री और एक है एलजेब्रा। राइट? ट्रिग्नोमेट्री में क्या आता है तो तुम्हें पता ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, और बाकी जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े सारे एलजेब्रा के चैप्टर्स थे। एलजेब्रा में मतलब क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज, लॉग, बाइनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब तुम्हारे सीक्वेंस एलजेब्रा के टॉपिक्स थे। हल्का फुल्का एक कैलकुलस का हमने बिल्कुल बेसिक बच्चों के लेवल का, स्कूल लेवल का, एनसीईआरटी लेवल का करा था, रिलेशन फंक्शन, जो मेनली 12th में आएगा, बट वो भी हमने थोड़ा सा किया था। अब नया यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू होने वाला है। तो मैंने जैसा कि बताया, ये उतना टफ नहीं है, उतना टफ नहीं है, बट इसका ये भी मतलब नहीं है कि बेटा आराम से रिलैक्स मोड में चले गए। रिलैक्स मोड में नहीं जाना है बेटा, कल बताया था मैंने। हाँ, ऐसा नहीं कि बेटा आसान है तो फिर बैटिंग ही नहीं करनी, सिंगल डबल तो लेने ही पड़ेंगे बीच में, समझा ना? तो ऐसा वाला सिलेबस है इसका, कि थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आराम से पढ़ते गए, अपना नॉर्मल तरीके से पढ़ते रहे, तो उतना आपको आराम से हो जाएगा आपका कवर। राइट? चलिए तो स्टार्ट करेंगे बेटा, स्टार्ट करेंगे हम लोग आज का लेक्चर। तो सबसे पहले तो आज जो है हम लोग मोस्टली 10th की चीजें रिवाइज करेंगे। ठीक है? जो 10th में तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ के आए हो, हाँ सर पढ़ के आए हैं, उसका रिवीजन करेंगे, उसी के ऊपर सवाल लगाएंगे। मेनली आज का काम हमारा यही होने वाला है। ठीक है भाई? हाँ चलिए बहुत बढ़िया। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब एक्स वाई सिस्टम जो अपना होता है, एब्सिसा ऑर्डिनेट, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, जैसे पढ़ेंगे क्या, रिवाइज करेंगे, तुम पढ़ चुके हो 10th में।
और सेक्शन फॉर्मूला ये भी पढ़ चुके हो। इन दोनों को डिटेल में, सेक्शन फॉर्मूला थोड़ा डिटेल में बता दूंगा आप लोगों को। एंड देन बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल करके भी एक कॉन्सेप्ट आता है और इसको भी हम करेंगे, राइट। तो ये तीन चीजें हम बढ़िया तरीके से करने वाले हैं आज के लेक्चर में। मोस्टली सारा रिवीजन वगैरह ही हो गया। कुछ लोगों का ये एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला पार्ट छोड़ दिया गया था 10th में, काफी स्कूल्स में बेटा डिलीट कर दिया गया था इसको। तो अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा डिटेल में ही इसको कवर करने वाला हूं। हाँ हाँ सर डिलीटेड था, देख लिया बेटा मैंने, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिलीट, मुझे पता है यार, मुझे पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल बहुत लोगों का डिलीट कर दिया जाता है, तो मैं इसको पूरा डिटेल में कवर कर लूंगा। चलिए तो नाउ बिफोर वी स्टार्ट एक बार क्विक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इंट्रोडक्शन मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेटा ये 5 चैप्टर्स आएंगे। हाँ मोटा मोटा ये 5 चैप्टर्स आएंगे, स्ट्रेट लाइंस एंड पीओएसएल। पीओएसएल का मतलब क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, राइट। तो ये वाला अपना फर्स्ट चैप्टर होगा। उसके बाद हम करेंगे सर्कल, उसके बाद हम करेंगे पैराबोला, उसके बाद करेंगे इलिप्स, उसके बाद हाइपरबोला। इसी ऑर्डर में ये करना एडवाइजेबल होता है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि भाई जैसे सर्कल जब पढ़ोगे तो उसमें स्ट्रेट लाइन लगेगा, ठीक है। पैराबोला पढ़ोगे तो उसमें स्ट्रेट लाइन सर्कल दोनों लगेंगे। हाइपरबोला पढ़ोगे तो चारों लगेंगे उसमें। इसीलिए इसको बीच में से बेटा कोई नहीं कूदेगा, चलती ट्रेन में कोई बीच में नहीं कूदेगा, इसमें सब फर्स्ट चैप्टर से ही पढ़ेंगे इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, अगर तुम एक्चुअली सीरियसली पढ़ना चाहते हो। बाकी टाइम पास करना है तो बेटा जैसे मर्जी पढ़ ले, बट अगर सीरियसली पढ़ना है तो इसी ऑर्डर में आपको इनको पढ़ना होता है। अब देखो भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात स्पेशली तुम्हारे बेटा अर्जुनाज के लिए, ठीक है भाई। हाँ अर्जुनाज के लिए, अर्जुनाज के लिए क्या इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, वो ये बता रहा हूं बेटा कि अब मैंने जैसा कि तुम्हें बताया कि ये स्ट्रेट लाइन शुरू हो रहा है, फिर सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, और ये सब आगे काम भी आएंगे। पैराबोला जब अगर पढ़ना है तो ये दोनों भाई काम आएंगे तुम्हें, इसके बिना पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो अब होता क्या है बेटा, जनरली ये अक्टूबर में ही शुरू होता है, अभी भी अक्टूबर ही चल रहा है, जो अप्रैल का बैच होता है उसका अक्टूबर में ये शुरू होता है। और अक्टूबर में क्या होता है सर अक्टूबर में सर रामलीला होती है, दशहरा होता है, दिवाली होती है, ईद आती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना भाई। जनरली ईद इस बार जल्दी आ गई हालांकि, बट जनरली बेसिकली एक फेस्टिवल का माहौल होता है ये अक्टूबर नवंबर। इस बार तो एक और फेस्टिवल चल रहा है, वर्ल्ड कप भी चल रहा है बेटा हमारा। काफी बच्चे जो क्रिकेट के शौकीन हैं उनसे पूछो तो उनके लिए वही फेस्टिवल है। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं बेटा कि ये जो फेस्टिवल का सीजन होता है, होता क्या है, इसमें हम ना चाहते हुए भी थोड़ा बहुत बैकलॉग बना लेते हैं। किसका, इन दोनों चैप्टर्स का। ये अक्टूबर में चल रहा है, ये नवंबर, अक्टूबर नवंबर तक ये दोनों अपने चैप्टर्स होंगे, और ना चाहते हुए भी बेटा तुम्हारा इसमें बैकलॉग बन जाएगा। फिर जब नींद खुलेगी दिसंबर में आके आंखें मलोगे ठंड में, है ना भाई, कि अरे चलो अब जाग जाते हैं, हो गई दिवाली भी खत्म, सारे त्योहार भी खत्म, वर्ल्ड कप भी खत्म, चलो अब जागेंगे और अब पढ़ाई करेंगे। फिर जाओगे पैराबोला, जोश में पढ़ने आओगे, पैराबोला पढ़ूंगा सर और फिर क्या होगा बेटा, फिर क्या होगा, फिर बेटा तेरे को कुछ समझ आएगा नहीं, क्योंकि तूने तो स्ट्रेट लाइन सर्कल ढंग से पढ़ा ही नहीं। मैं बोलूंगा ये बताया था वहां, ये बताया था वहां, तू कहेगा सर मैंने तो पढ़ा ही नहीं, है ना। हाँ तो इसलिए ध्यान रखियो, पहले से ही बता रहा हूं बेटा क्या होने वाला है दिसंबर और जनवरी में, ठीक है। हाँ हाँ तो इसलिए ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे सब लोग। छठ पूजा भी आती है सर, हाँ बिल्कुल, छठ पूजा भी, दुर्गा पूजा भी, सब आता है, सब आता है, सारा कुछ अभी आ जाता है अक्टूबर नवंबर में। फिर न्यू ईयर आ जाएगा, ठीक है भाई। जब कुछ लोग होंगे जो दिवाली के बाद जाग जाएंगे, कुछ लोग होंगे जो न्यू ईयर के बाद जागेंगे, फिर वो कहेंगे कि अरे सर न्यू ईयर के बाद तो मैं सब खत्म ही हो चुका है। हाँ तो इसलिए बोल रहा हूं बेटा, ये ऑन अ सीरियस नोट, ये जो अगले 2 महीने आने वाले हैं ना, ये सबसे ज्यादा एक ऐसा टाइम है। तुम्हें मैंने स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, फर्स्ट लेक्चर में याद करो, फर्स्ट लेक्चर ऑफ अर्जुना। सर हम तो थे ही नहीं हम तो थे ही नहीं फर्स्ट लेक्चर। चलो यही बताओ कितने लोग फर्स्ट लेक्चर से जुड़े हैं, कितने लोग फर्स्ट लेक्चर से ही अर्जुना बैच में क्लासेस ले रहे हैं। मतलब मैं जानना चाहता हूं कि भाई क्या कितने बच्चे आप में से ऐसे हैं जो फर्स्ट लेक्चर से हैं, और कितने हैं जो बाद में सर चलती ट्रेन में जुड़े हैं हम। चलिए जरा देखा जाए, देखा जाए जरा। फर्स्ट लेक्चर से हैं तो भाई थम्स अप कर देना, नहीं तो थम्स डाउन कर देना, ठीक है। बाद में कहीं जुड़े हो तो मैं बस ये देखना चाहता हूं पहले लेक्चर से कितने लोग जुड़े हैं। हाँ पोल पे बताओ यार, फिर मैं बताऊंगा फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्या बोला था। हाँ लाइव नहीं ली थी, हाँ लाइव ना लियो, रिकॉर्डेड लियो, जो भी लियो, बट फर्स्ट लेक्चर से सारे देख रहा है तू बेटा। ये जो हमारी सीरीज, टीवी सीरीज चल रही है ना सर, उसका पहले एपिसोड से देख रहा हूं मैं। हाँ
चलिए देखते हैं कितने लोग हैं हमारे साथ जो शुरुआत से जुड़े हुए हैं अंत तक। अभी तक अंत तो नहीं है, अभी तो 6 महीने निकले हैं। हाँ, देखते हैं बेटा। देखते हैं जी। ओहो हो, 88% लोग हैं शुरुआत से जो जुड़े हुए हैं। 13% ऐसे हैं जो बाद में जुड़े हैं। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हो सकता है आपने लेट शुरू किया हो या आप बाद में 2.0 3.0 वाले बैच के हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 13% बाहर नए बच्चे हैं, 88% पुराने हैं। तो 88% मेरी बात से लिंक कर पाएंगे। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बेटा आपको एक बात बताई थी कि जेई कितने बच्चे देते हैं सर? 10-15 लाख बच्चे देते हैं, 15 लाख के करीब बच्चे देते हैं। हाँ, और बट मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, इसमें से सीरियस बहुत कम होते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो गिव अप मार देते हैं। बताई थी ना ये बात? मैंने तुम्हें बोला था बहुत ही कम बच्चे इसमें से सीरियसली लेते हैं। नाम नंबर के लिए तो 15 लाख दे देते हैं, बट ऐसे होते हैं जिन्होंने बस भर दिया फॉर्म, तैयारी ढंग से करी नहीं थी, बीच में खराब कर दिया ये वो। तो उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नाम के लिए देते हैं। ये बात मैंने बोली थी ना। हाँ, तो अब जो मैंने तुम्हें इसमें एक बात बताई थी कि बहुत सारे बच्चे आधी तैयारी करके छोड़ देते हैं, है ना? है ना? यही तो मतलब हुआ। तो वो बच्चे जो होते हैं बेटा, वो आधी तैयारी कब करनी छोड़ते हैं? मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो अभी छोड़ देते हैं बेटा। यही अक्टूबर नवंबर वाले सिनेरियो में बहुत सारे बच्चे 11वीं क्लास के, देखो तुम 11th के हो इसलिए तुम 11th वाली बात बता रहा हूं। तुम ड्रॉपर में होते, 12th में होते तो तुम्हारे लिए वैलिड नहीं था, बट 11th क्लास के बहुत बच्चे अक्टूबर नवंबर में जो अपने कर्म करते हैं मैथ्स में, उसकी वजह से उनकी तैयारी पटरी से उतर जाती है और फिर वो बेटा रेस से अपने माइंड में बाहर हो जाते हैं। उन्हें पता है कि मेरा नहीं होगा, ठीक है। फिर वो करते रहे चाहे 2 साल तक, बेवकूफ बनाते रहे पेरेंट्स को कि हाँ हम तो कर रहे हैं, बट एक्चुअली जो उनकी तैयारी खराब होनी शुरू होती है वो यहीं से होती है बेटा। ठीक है, ये ध्यान रख लियो इस बात को। अपने पुराने इतने सालों के एक्सपीरियंस से जो मैंने देखा है ऑफलाइन में कि कहाँ कब बच्चे छोड़ते हैं, कब बच्चे कम होते हैं क्लास में आना, आधे हो जाते थे लिटरली ऑफलाइन में। ये समझ ले बेटा, नवंबर दिसंबर के बाद बच्चे आधे हो जाते थे क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं, पढ़ना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। 2 महीने तो मिस कर दिए, स्कूल एग्जाम कह लो या फिर दिवाली दशहरा त्योहार कह लो, या उसके बाद जब नींद खुलती थी तो कुछ समझ नहीं आता था। धीरे धीरे करके आधे हो जाते थे, क्योंकि वहां पे उनको समझ बेसिकली आउट ऑफ कंपटीशन हो जाते थे। ठीक है, तो आप लोगों को बेटा इस बात का ध्यान रखना है। तुम भले ही ऑनलाइन में हो, बट तुम्हें भी इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो बच्चे गलतियां करते हैं, जो सीरियसली पढ़ने आते हैं ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी, वो भी ये गलतियां करते हैं। तो इसलिए अपने को इस चीज से दूर रहना है, ठीक है। बिल्कुल नहीं होने देंगे सर, हाँ ऐसे ही जोश होना चाहिए। शाबाश। देखो मेरा काम है तुम्हें सही बात बताना, सही राह पे चलवाना, बाकी चलना तुम्हारे को है। गलतियां तुम करोगे तो भुगतोगे भी तुम, है ना? मैं तो तुम्हें बस बता सकता हूं। नहीं छोड़ेंगे सर जी, नहीं छोड़ेगा तू नहीं बेटा, बट मस्ती में इतने मत पड़ जाइयो कि तेरा अपने आप ही छूट जाए हाँ, बाकी थोड़ी बहुत मस्ती चलती है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यार अपने त्योहार वगैरह फेस्टिवल वगैरह मत मनाओ या फिर घूमो फिरो नहीं या मैच मत देखो, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं। सब कुछ लिमिट में, बट एक अपने माइंड में रखना कि भाई इसका क्या इफेक्ट हो सकता है मेरी तैयारी के ऊपर जेई की, अगर मैं बहुत ज्यादा ये सब चीजें करूंगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करेंगे बेटा अब इस डिस्कशन के साथ। आई होप मैंने अपने आप को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि कितना इंपॉर्टेंट है ये फेज। हाँ हाँ, तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूं कि भाई दिवाली दशहरा मत मनाओ, आप लोग पढ़ो अपना। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई करनी है, पढ़ाई भी करिए और साथ साथ मजे भी करिए, लाइफ भी इंजॉय करिए अपना थोड़ा बहुत, बट थोड़ा बहुत टाइम दीजिए। ये नहीं कि मेन टाइम उसी में जा रहा है और पढ़ ही नहीं रहे हैं, ठीक है भाई। हाँ चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, मक्खी आ गई सर। मक्खी नहीं यार, मच्छर था। वैसे ही देख आजकल डेंगू का मौसम चल रहा है। अभी क्या हुआ शुभमन गिल को, तुम सभी को पता है बेटा, इंडियन टीम में। तो भाई मैं बड़ा डरा हुआ हूं इस सिचुएशन से कि वो मच्छर कहीं काट ना जाए बेटा क्लास लेते लेते हाँ, पता नहीं कहाँ चले गया। चलो एनीवेज, ऑल आउट ऑन कर देते हैं हम। स्टार्ट करते हैं बेटा अपना लेक्चर आज का। स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले तो बेटा देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला रिवीजन करते हैं हम लोग। डिस्टेंस फॉर्मूला का, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है सबको याद होगा। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से भी पहले चलो एक बेसिक चीज बता देता हूं जो हमारे भाइयों को बहुत सारे लोग भूल गए होंगे। एक्स कॉमा वाई, एक पॉइंट जब एक्स कॉमा वाई होता है तो इसमें एब्सिसा कौन सा होता है? हाँ, एब्सिसा कौन सा होता है सर? एब्सिसा होता है, एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिसा। ये जो होता है इसको बोलते हैं हम एब्सिसा, ये इसकी स्पेलिंग होती है। और वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं
ऑर्डिनेट, ORDINATE, ऑर्डिनेट। ठीक है भाई, ये नाम याद रखना है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। और डायग्राम में देखें तो ये वाला डिस्टेंस कौन सा होता है, जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है, ये एक्चुअली वाई होता है, वाई कोऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है एक्स कोऑर्डिनेट। इनफैक्ट अगर प्रिसाइजली बात करूं तो अगर पॉइंट तो लेफ्ट में भी हो सकता है तो हमें इसका मॉड लेना चाहिए। मॉड एक्स जो होता है, मॉड एक्स इज डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, मॉड वाई इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, राइट। बाकी एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट होता है उसका वाई जीरो होता है, वाई एक्सिस का पॉइंट होता है एक्स जीरो होता है। ये सब बेसिक बेसिक फंडे 9th क्लास की एनसीईआरटी से बेटा तू पढ़ रहा है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इसके साथ तुमने पढ़ा है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पढ़ा है ना भाई। दो पॉइंट्स अगर दिए हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और x2 y2 हैं, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस d होता है वो होता है रूट ऑफ x1 स्क्वायर, सॉरी रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है सर, x2 माइनस x1 होता था, फिर आ गया भाई ये, फिर आ गया, अभी भी बच गया। चलो एनीवेज देखते हैं। हाँ तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर ले लो या x1 माइनस x2 होल स्क्वायर ले लो, बात सेम ही है यार, होल स्क्वायर है ना, जिसका मर्जी पहले ले लो। हाँ ये तो 10th में पढ़ा था। हाँ बेटा तो रिवीजन ही तो करा रहा हूं तुझे। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला अपने को आना चाहिए। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। हाँ देखा, आ गए कुछ रॉन्ग रॉन्ग वाले, रॉन्ग वाले आ गए, रॉन्ग वाले आ गए। सर किताबों में तो x2 माइनस x1 लिखा है सर, हमें भी वही बताया गया है, दुनिया में सभी ऐसी करते हैं, बट फर्क नहीं पड़ता बेटा। तू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर लिख ले, होल स्क्वायर में फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ समझ गया बेटा। सर ऑल आउट से फर्क नहीं पड़ा, अरे अभी टाइम तो लगता है बेटा जी, टाइम तो लगता है ना ऑल आउट में भी इफेक्ट करने में। चलो तो आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने एक बार देख लिया, इसके अलावा एक तुमने बेटा पढ़ा है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला भी पढ़ा है ना भाई। हाँ सर सेक्शन फॉर्मूला भी पढ़ा है। सेक्शन फॉर्मूला का क्या काम होता है, बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला आपको किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देता है। तो अगर एक पॉइंट P है x1 y1 और Q है x2 y2 और एक नया पॉइंट निकालना है, सपोज R निकालना है, जो इसको m:n रेशियो में डिवाइड करता है बेटा। m:n रेशियो में अगर डिवाइड करता है तो याद आया तुम्हें फॉर्मूला। इसमें बेटा m जो होता है पहले x2 क्रॉस ऐसे होता है, mx2 प्लस nx1, ये रहा फॉर्मूला, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये इस पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स अपने को मिल जाते हैं, जिसका रेशियो m:n है बेटा। हाँ जिसका रेशियो m:n है, m:n रेशियो वाले पॉइंट का मिल जाता है। और इसी में अगर मिड पॉइंट निकाला जाए, किसी ने बोला कि भाई मिड पॉइंट निकाल के बताओ दोनों के बीच का, तो अगर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है और तुमसे कह रहे हैं कि मिड पॉइंट m बताओ, तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, क्योंकि m और n दोनों 1:1 होगा एक तरह से मिड पॉइंट के लिए 1:1, तो m और n 1:1 डाल देते हैं, तो x1 प्लस x2/2 एवरेज बन जाता है, y1 प्लस y2/2 ये होता है बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला। m1 n को दोनों को 1:1 अगर डाल दूंगा, ये सब पढ़ा हुआ होगा यार तुमने। हाँ सब पढ़ा होगा। हाँ सेंटर ऑफ मास में आता था सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सेंटर ऑफ मास में आता था। ठीक है भाई साहब। x1 y1 x2 y2 में x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 होता है। यस सर हिंदी में पढ़े हैं, ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है, जिसमें भी पढ़ा है बस पढ़ा होना चाहिए, प्रूफ की जरूरत नहीं है, इसकी प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। k:1 में भी पढ़ा होगा तुमने k:1 में भी पढ़ा होगा। रॉन्ग फॉर्मूला सर, रॉन्ग क्यों हो गया बेटा, अच्छा समझ गया तू क्यों रॉन्ग कह रहा है बेटा, ये इसलिए कह रहा है कि सर यहां n होगा। अब ठीक है बेटा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये बेटा m को मैंने बना दिया n। ठीक है बेटा, अब सही हो गया सर, हाँ अब सही हो गया। ठीक है भाई साहब, अब सही हो गया, अब खुश हो गए आप। हाँ
चलिए तो अब इसको लगाना सीख लेते हैं। ये बेटा याद रखना, ये है इंटरनल डिवीजन का, इंटरनल डिवीजन की जो पॉइंट है वो PQ के अंदर लाए कर रहा है, PQ लाइन सेगमेंट या AB लाइन सेगमेंट के अंदर लाए कर रहा है। ये बाहर भी लाए कर सकता है, ये एक्सटर्नल डिवीजन भी हो सकता था सेक्शन फॉर्मूला का, तो वो भी देखेंगे, वो भी देखेंगे। पहले जल्दी से एक क्वेश्चन में ये लगा देते हैं, जल्दी से बेटा ये लगा देते हैं क्वेश्चन में इंटरनल डिवीजन, तुम्हारा और अच्छी तरह से रिवीजन हो जाएगा। कि एक पॉइंट है, देखिए A B दो पॉइंट्स दिए हैं, 1, -2, B दिया है 4, 7। एक पॉइंट निकालना है इन दिस लाइन इंटरनली इन द रेशियो 1:2। तो एक पॉइंट निकालना है सपोज P, जो इसको 1:2 में इंटरनली डिवाइड कर दे ऐसे। तो 1:2 में तो फिर कैसे लिखेगा बेटा, x कोऑर्डिनेट लिखूंगा सर। देख ऐसे याद रख लिया कर कि 1 जो होगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा 4 से, 2 होगा वो 1 से होगा, mx2। तो 1 × 4 + 2 × 1 अपॉन 1 + 2, ये हो गया x कोऑर्डिनेट। हाँ, सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ऐसे उल्टा कर दे, 1 × 7 y के साथ कर दे, 1 × 7 + 2 × -2 अपॉन 1 + 2। ठीक है भाई साहब, हाँ सर। तो ये क्या हो गया, 4 2 6 बाय 3 2, और ये हो गया 7 - 4 बाय 3 यानी 3/3, यानी बेटा 1 हो गया। तो 2, 1 आ गया, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 2, 1। तो P के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2, 1, 2, 1। देखो ज्योमेट्री में ना एक और चीज मैं बोलना भूल गया शुरुआत में, ज्योमेट्री में ना बहुत बढ़िया करके नोट्स बनाना अपने, क्योंकि ज्योमेट्री में लर्न करने की चीजें बहुत हैं, प्रॉपर्टीज बहुत हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बहुत हैं। तो नोट्स और जितने क्लियर तुम अपना फिगर्स बनाओगे क्वेश्चंस में, डायग्राम अच्छे बनाओगे, जितनी अच्छी तरह तुम नोट्स बनाओगे उतनी तुम्हारी क्लैरिटी बढ़िया रहेगी। ठीक है, तो ज्योमेट्री में नोट्स को सीरियसली लेंगे, प्रॉपर तरीके से बनाएंगे, अच्छी तरीके से। ठीक है भाई, हाँ। और चैट पे जो अपने डाउट सेक्शन वाली चैट है वहां शेयर करते रहना अपनी फोटो, बीच बीच में अपनी नोट्स की, अलग अलग कलर के पेन यूज करना, ताकि तुम्हें बेटा पता रख जाए कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, मैं देखूंगा किसके नोट्स बढ़िया हैं। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये पॉइंट निकल आया इंटरनल डिवीजन वाला, ए ऑप्शन हमने कर लिया है, इंटरनली 1:2 वाला पॉइंट निकल गया है। हाँ चलिए, अब आ जाते हैं बेटा एक्सटर्नल डिवीजन। तो देख एक्सटर्नल डिवीजन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो पहले तो बस फॉर्मूला समझ लेते हैं एक्सटर्नल डिवीजन का, फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझेंगे। फॉर्मूले में बस क्या होता है, बीच में प्लस और प्लस की जगह माइनस माइनस आ जाता है। इंटरनल डिवीजन में क्या था, प्लस प्लस था सर, इसमें माइनस माइनस आ जाएगा, बता ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, प्लस की जगह बेटा माइनस आ जाता है, राइट, एक्सटर्नल डिवीजन में। तो एक्सटर्नल डिवीजन का देख मतलब क्या होगा वो भी समझेंगे। पहले जल्दी से एक्सटर्नल डिवीजन वाला भी पॉइंट निकाल देता हूं, ये था ए। अब बी को सॉल्व कर देता हूं। बी में आपका कुछ नहीं होगा, बस ये जो प्लस प्लस थे ये इनको बेटा माइनस माइनस कर दे बस। तो 1 × 4 -2 × 1 अपॉन 1 - 2 कॉमा 7 - 2 × -2 अपॉन 1 - 2। सिंप्लीफाई कर दो, 4 - 2 हो गया 2 अपॉन -1, और 7 + 4 11 अपॉन -1। तो -2, -11 बन गया, -2, -11 बन गया बेटा। हाँ, -2, -11 बन गया। रॉन्ग सर, क्या रॉन्ग कर दिया मैंने, क्या हो गया बेटा जी, माइनस ही तो करना था। अच्छा रेशियो डिफरेंट है, अच्छा अच्छा, ओहो, रेशियो मैंने 2:1 दिया हुआ, अरे यार चलो कोई बात नहीं, चलो मैं रेशियो चेंज कर देता हूं, ठीक है भाई। सर क्वेश्चन को चेंज कर देंगे क्या, हाँ बेटा जी, अब आंसर कौन चेंज करेगा, बट तू समझ गया, आंसर भी निकालना हो तो निकाल लेगा। रेशियो 1:2 ही कर देते हैं। तो अगर रेशियो 1:2 ही है तो ये आंसर हमारा सही हो गया। हाँ, रेशियो वहां पे 1:2 की जगह 2:1 कर दिया मैंने, वापस 1:2 कर दिया, तो अपना ये आंसर सही है। ठीक है भाई, हो गया ना सही, देख कितनी जल्दी सही कर दिया सर मैंने।
हाँ, चीटिंग कर दी सर। कोई बात नहीं बेटा, चीटिंग तो चलती है, इतनी तो चलती है, देख। हम्म। सर जेई में भी ऐसे कर सकते हैं क्या? बेटा अगर तू पेपर बनाएगा जेई का तो कर लियो। हाँ, चलो वापस आ जाए बेटा, हाँ वापस आ जाते हैं। तो बेसिकली मैंने तुम्हें क्या बताया इसके अंदर, कि हमने 1:2, उसका कारण है मैंने रेशियो सेम रखा है, 1:2 रखा है। एक्चुअली मैं तुम्हें कुछ समझाना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने बेटा सेम रखा है। हाँ, ठीक है ना। इधर देखना, अभी आगे एक कॉन्सेप्ट आएगा, इसलिए मैंने रेशियो दोनों के 1:2 ही कर दिए। तो पहला पॉइंट आ गया 2,1, और दूसरा आ गया -2 -11। चलिए, तो अब इसमें ज्योमेट्रिकली क्या मतलब होता है ये भी समझ लेते हैं बेटा। एक्सटर्नल डिवीजन का क्या मतलब होता है, काफी लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, सिर्फ रट लेते हैं। आपको रटना नहीं है, समझना है। मान लीजिए पॉइंट पी था और ये क्यू था, पहले जो आर आया था बेटा वो बीच में आया था कहीं। हाँ सर। अब जो आर आएगा ये समझ ले वो कहीं बाहर आएगा इस लाइन सेगमेंट पी क्यू के, या तो उधर जाएगा या इधर जाएगा, या तो उधर जाएगा या इधर जाएगा। और अभी भी जो रेशियो देख, पहले भी रेशियो पी आर इज टू आर क्यू, पी आर इज टू आर क्यू जो रेशियो था वो एम इज टू एन था, राइट। अभी भी पी आर इज टू आर क्यू ये रेशियो एम इज टू एन ही रहेगा, ठीक है। पी आर इज टू आर क्यू का जो रेशियो है अभी भी एम इज टू एन है, बस फर्क क्या हो गया कि ये लाइन सेगमेंट पी क्यू के बाहर की तरफ हो गया। हाँ, बाहर की तरफ हो गया। तो जैसे मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन दे दूं कि एक्सटर्नल डिवीजन आर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 5:3 में, 5:3, तो क्या मतलब हो गया, ये वाला रेशियो 5 हो गया और ये वाला रेशियो तुम्हारा 3 हो गया, ऐसे कुछ, राइट। इस तरह से कुछ। तो सर आर पॉइंट इस साइड कब आएगा, देख अब तुझे दिख रहा है पी आर अगर ज्यादा है, 5 ज्यादा है ना 3 से, तो आर उस तरफ हो गया। बट अगर यही मैं तुम्हें बोल देता कि भाई जो रेशियो है मान लो 3:7 है, मतलब न्यूमरेटर कम है, पहला वाला रेशियो अगर कम होता तो P से डिस्टेंस देख कम होगा, तो R जो है इस साइड आ जाएगा, ताकि PR इज टू आर क्यू 3:7 बन जाए। तो समझ गया ना, कब Q की तरफ जाएगा, कब P की तरफ आएगा। अगर PQ इज टू QR में रेशियो बेसिकली 1 से बड़ा है, देख 5/3 था ना, या 1 से बड़ा था तो उस साइड गया वो। बट यही रेशियो अगर 1 से छोटा है 3:7, तो वो इस साइड आ जाएगा, ऐसे ऐसे बेटा। सर व्हाट इज लाइन सेगमेंट? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, तूने क्या चीज पूछी है। लाइन सेगमेंट होता है ये होती है लाइन सेगमेंट, ठीक है, कि ये खत्म है, इसके एंड पॉइंट्स जिसके होते हैं उसे लाइन सेगमेंट बोलते हैं। छोटी क्लासेस में बताते हैं। हम्म। सर ऊपर नीचे भी तो हो सकते हैं ना, ऊपर नीचे हैं भाई, लाइन एक ही लाइन पर होंगे तो उसी लाइन के ऊपर होंगे, लाइन सेगमेंट पी क्यू पर ही लाए करेंगे, बस सॉरी लाइन पी क्यू पर ही लाए करेंगे, एक्सटर्नली बाहर की तरफ, ऐसे। हम्म। समझ नहीं आया रेशियो बाला? ले भाई दोबारा समझ ले, तू देख सिंपल सी बात है। अगर कोई तुझसे बोलता है पी आर इज टू आर क्यू, जो रेशियो है वो 7:4 है एक्सटर्नल डिवीजन, तो मैं तुझे बोल रहा हूं कि भाई तुझे कुछ नहीं करना, तू अपना फॉर्मूला माइनस वाला लगा दियो, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा दियो, पॉइंट तो आ जाएगा तेरे पास, ठीक है। पॉइंट आ जाएगा और उसका मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि जो रेशियो होगा पी आर इज टू आर क्यू, तो पी आर क्योंकि ज्यादा बड़ा है ना, तो 7 इधर की तरफ होगा, बड़ा है ना 7, आर क्यू अगर छोटा है तो बेटा ये होगा 4, ये कम है, तो बेसिकली 1 से बड़ा है तो क्यू की तरफ ले जाओ पॉइंट आर को, ताकि पी से ज्यादा दूर बन जाए वो, पी आर वाला रेशियो ज्यादा है। हम्म। हाँ, ठीक है, अब कर लोगे, आर के कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे, चल मैं निकाल देता हूं, देख एक में मैं निकाल के बता देता हूं। मान लीजिए पी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं 3,7 और क्यू दिया है 4,2, कुछ भी दे दिया यार, 3,7,4,2, और तुझे एक्सटर्नली आर वाला निकालना है, तो अपना पहले की तरह फॉर्मूला लगाएगा,
पहले की तरह फॉर्मूला मतलब क्या सर, देख mx1 mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n कॉमा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, ये फॉर्मूला लगाएंगे। बस m क्या लेंगे इस बार, m लेंगे 7, यहां पे रख ले वैल्यू, देख m लेंगे 7, n लेंगे 4, और m के साथ x2 आता है, मतलब m के साथ q का x कोऑर्डिनेट आएगा, तो 7 इंटू x कोऑर्डिनेट ऑफ q 4 माइनस n के साथ आता है 3 अपॉन 7 माइनस 4 कॉमा, ऐसे ही y के साथ लगा दे बेटा, m के साथ आएगा y कोऑर्डिनेट ऑफ q, सो 7 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 7 अपॉन 7 माइनस 4, ऐसे लगाना है बेटा, ऐसे लगाना है तुम्हें। सर इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन की फील नहीं आ रही, तो यही तो मैं तुझे बोल रहा हूं कि एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब है वो पॉइंट पी क्यू के बाहर है, इंटरनल डिवीजन होता तो वो पॉइंट पी क्यू सेगमेंट के अंदर होता, ये देख इस लाइन सेगमेंट पी क्यू के अंदर होता, और एक्सटर्नल डिवीजन में वो बाहर की तरफ चले जाएगा, बस ये फर्क है। सर हम दूसरे तरीके से कर लिया करते थे, पता है मुझे दूसरा तरीका तुम क्या लगाते हो वो भी मुझे पता है, पहले इससे बता देता हूं, चलो उससे भी बता दूंगा। तो 7 4 जा 28 माइनस 12 बाय 3 कॉमा 7 2 जा 14 माइनस 7 4 जा फिर 28 बाय 3, तो r आ गया 16 बाय 3 कॉमा माइनस 14 बाय 3, 16 बाय 3 कॉमा माइनस 14 बाय 3, ये हो गया। तो ये वाला पॉइंट आया, ये वाला 16 बाय 3 कॉमा माइनस 14 बाय 3, ठीक है भाई। और इंटरनल डिवीजन कहता तो बीच में प्लस लगा दे भाई, बीच में प्लस लगा दे। चल इंटरनल डिवीजन का भी निकाल देते हैं, आर डैश निकाल लेते हैं, आर डैश इंटरनल डिवीजन अगर होता बेटा तो बस यहां 20 में प्लस कर देता, तो 28 प्लस 12, ठीक है, जो 28 माइनस 12 बचा है, नीचे 7 प्लस 4 हो जाता, 7 प्लस 4 हो जाता, और इधर भी 14 प्लस 28 अपॉन 7 प्लस 4 हो जाता, तो आर डैश जो होता वो कितना हो जाता, 30 40 अपॉन 11 कॉमा 42 अपॉन 11, ये तुम्हारा आर डैश हो जाता। बस यही मतलब है इसका। हाँ एंगेज का क्वेश्चन है सर ये, अरे यार मैं तो ऐसे ही बना दिया कुछ तुम्हारे सामने, 7:4, कुछ भी रेशियो ले लो यार, जिसमें भी हो क्वेश्चन, क्या फर्क पड़ता है। सर बाहर और अंदर का मतलब ही नहीं समझ आया। अरे यार तू एक बात बता, चल लाइन लेके आ, स्केल लेके आ अपने घर पे, ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, तूने एक पॉइंट लिया, ये एक लाइन सेगमेंट था पी क्यू, एक 7:4 ये रेशियो 7 है और ये रेशियो 4 है, उस पे इंटरनली एक पॉइंट लिया अंदर अंदर, तो ये बन गया तुम्हारा आर डैश, ये हो गया आर डैश। अगर अंदर रखा लाइन के, अंदर रखा लाइन पे तुमने भाई ऐसे समझ ले 11 सेंटीमीटर की लाइन बनाई, 7 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट मार्क कर दे इंटरनली, बस खत्म बात, समझ गया ऐसे। और अगर एक्सटर्नल है तो तुझे ये डिस्टेंस 7 रखना है और ये 4 रखना है, ये बोल रहा हूं, बस रेशियो ही तो बोल रहा हूं, इसमें क्या है बता। हाँ बस इतना ही तो है, इंटरनल डिवीजन मतलब उस लाइन सेगमेंट के अंदर रहेगा वो पॉइंट उस रेशियो में, एक्सटर्नल का मतलब उस लाइन सेगमेंट के बाहर चले जाएगा बेटा। आर पॉइंट जैसे देख पी क्यू के बाहर चले गया, पी क्यू ये थे, एक्सटर्नल वाला पॉइंट बाहर चले गया, इंटरनल वाला पॉइंट अंदर रह गया, ठीक है भाई। हाँ सर समझ गए। तो अब पिछले वाले सवाल में भी उसकी भी फिगर बना के दिखा देता हूं, जैसे मैंने इस वाले क्वेश्चन में भी दोनों निकाले, इंटरनल और एक्सटर्नल रेशियो सेम रखा, देख मैंने 1:2 जान के, तो अब मैं इसकी फिगर बनाने चला, ठीक है सर बना दीजिए। ये था P, ये था Q, P:2Q, ध्यान से देखना भाई, अब इसमें पहले इंटरनली चाहिए था 1:2, तो यहां पे एक पॉइंट आ गया था R 1:2 वाला, जो PQ के अंदर था, PQ के अंदर था 1:2 रेशियो में, ठीक है सर। अब 1:2 इसके रेशियो में अंदर था, तो ये पॉइंट आया हमारा 2,1, ठीक है जी। हाँ अब एक्सटर्नल डिवीजन वाला आप ध्यान से देखेंगे, एक्सटर्नल डिवीजन वाला भी रेशियो 1:2 है। इसका कौन सा रेशियो, देख जो नया पॉइंट आएगा पी आर डैश अपॉन क्यू आर डैश, वो 1:2 है। अब ये रेशियो 1 से छोटा है, यानी ये वाला पॉइंट इस तरफ होगा, क्या, क्योंकि पी आर डैश छोटा है बेटा,
1 और क्यू आर डैश 2 है तो 2, इसलिए लाइन सेगमेंट के बाहर तो होगा बट पी के पास होगा। क्यों? क्योंकि 1 से छोटा रेशियो है, ये वाला डिस्टेंस कम है, ये वाला बेटा ज्यादा रखना है तो ऑब्वियसली इसके पास होगा। पी से डिस्टेंस ज्यादा रखना होता तो उधर ले जाता, मैं उसको यहां पे बना देता एक्सटर्नल डिवीजन वाला, बट पी से डिस्टेंस कम रखना है, 1:2 है, पी से डिस्टेंस 1 है, उससे डबल है तो यहां रख दिया। बस इतनी सी तो बात है। हाँ, इतनी सी तो बात है बेटा। मुझे तो लगा ये सब तुमने कर रखा होगा यार 10th में, इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन। हम्म तो बेसिकली इतनी सी बात समझो, जो लाइन सेगमेंट है पी क्यू उसके अंदर होगा इंटरनल डिवीजन वाला, और उसके या तो बाहर राइट साइड या लेफ्ट साइड में होगा एक्सटर्नल डिवीजन वाला। दैट्स इट। ठीक है। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, जो उनको इनमें कंफ्यूजन रहता है लास्ट तक भी, ठीक है, वो इंटरनल डिवीजन लगाते ही नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो एक्सटर्नल डिवीजन लगाते ही नहीं। वो क्या करते हैं, एक दूसरी ट्रिक मार देते हैं इसमें। क्या ट्रिक मार देते हैं, चलो वो बताता हूं। इसकी एक्सटर्नल डिवीजन की एक और ट्रिक, एक्सटर्नल डिवीजन को तुम एक और ट्रिक से भी निकाल सकते थे। इस वाले क्वेश्चन में लगा के दिखा देता हूं, चलो वाली ट्रिक। एक्सटर्नल डिवीजन के क्वेश्चन को इंटरनल का ही बना के सॉल्व कर लेते हैं कई लोग। कैसे कर लेते हैं देखो, वो भी बता रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सी लगाओ, जो तुम्हें अच्छी लगे वो लगाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जरूरत नहीं होती इस वाले की, बट फिर भी जिनको अभी भी लग रहा है कि नहीं सर इंटरनल में मजा, एक्सटर्नल में मजा नहीं आया, हाँ वो उसके लिए है। देखो सबसे पहले तो ये हटाओ, ये हटाओ यहां से। हमें तो बात करनी है एक्सटर्नल डिवीजन वाले पॉइंट की। एक्सटर्नल डिवीजन का ये पॉइंट निकालना है हमें, आर डैश, जो रेशियो 7:4 में है। तो गिवन क्या है, पी आर अपॉन क्यू आर 7:4 एक्सटर्नली है। एक्सटर्नली, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इस रेशियो में। ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, देखो इसका मतलब क्या है, पी आर इज टू क्यू आर का रेशियो, तो पी आर 7 है, क्यू आर 4 है। अब ध्यान से सुनना भाई, तुम्हें निकालना क्या है, आर निकालना है सर। अब अगर सुन, ये 7 है और ये 4 है, तो यानी ये रेशियो तो 3 हो गया ना। ये रेशियो तो बेटा 3 हो गया ना, है ना, क्योंकि वहां से 7 है, वो बचा हुआ 4 है, तो इतना वाला पार्ट 3 हो जाएगा। बस अब क्या करना है तुझे, तू इसको इंटरनल डिवीजन, इसको अल्फा बीटा मान, इसको अल्फा बीटा मान, और बेटा लगा डाल इंटरनल डिवीजन। मतलब उल्टा क्वेश्चन समझ ले, सेक्शन फॉर्मूला का, कि बीच का पॉइंट दिया है 3 अल्फा प्लस 4 इंटू 3, राइट, 3:4 में सेक्शन लगा रहा हूं मैं इंटरनल। अब 4 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 3 इससे हुआ, अपॉन 3 + 4 कॉमा 3 इंटू बीटा, सॉरी ये हो गया तुम्हारा x विच इज 4, ये हो गया x विच इज 4, राइट। ऐसे ही y लगा दे, 7 इंटू 4 प्लस 3 बीटा अपॉन 3 + 4, ये हो जाएगा 2। तो यहां से अल्फा बीटा सॉल्व कर लेते हैं, यहां से अल्फा बीटा बेटा सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 अल्फा प्लस 12 अपॉन 7 इक्वल टू 4, तो 3 अल्फा इक्वल टू 28 - 12, तो अल्फा हो गया 16/3, और यहां से बीटा निकाल ले, इसमें से बीटा निकाला जाए तो 28 + 3 बीटा इक्वल टू 14, तो 3 बीटा इक्वल टू -14, बीटा इक्वल टू -14/3। तो एक्सटर्नल डिवीजन का पॉइंट आ गया 16/3, -14/3। अल्फा बीटा की ये वैल्यू आ गई, यही आई थी पहले, 16/3 -14/3, यही आया था। हाँ यही वाला सर मैं यूज करता था 10th में, मैं ऐसे ही करता था। इसीलिए बेटा तेरे को अब मैंने बड़े बच्चों वाला मेथड भी तो बता दिया, डायरेक्ट कर सकता है तू, खट खट सीधे, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये वाला ऑब्वियसली थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, 1-2 स्टेप। ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे कर लो, ये अच्छा लगे कर लो, डायरेक्ट बीच में माइनस चिपका दो तो तुम्हें एक्सटर्नल डिवीजन का सीधे सीधे मिल जाता है। हाँ ठीक है, मुझे पता है 10वीं वाले फॉर्मूले का जो मोह माया है वो छूटती नहीं है, ये ज्यादा अच्छा लगता है लोगों को। तुम्हारे ऊपर है बेटा, तुम्हें ये ज्यादा अच्छा लगे तुम यही लगा लिया करो। बट मैं सही बात बताऊं तो मैं भी जब जेई की तैयारी कर रहा था ना, तब में मैं भी यही लगाता था मुझे भी बड़ा डर लगता था एक्सटर्नल डिवीजन से। मैं कहता था अरे भाई वो
तू रहने ही दे यार, माइनस माइनस की गलती हो जाएगी, प्लस वाला ही बढ़िया है अपने लिए। ऐसा मैं सोचता था, ठीक है, बट फिर जब बेटा पढ़ाना शुरू किया तो मैं समझ गया कि यार मैं बहुत गलत सोचता था। एक्सटर्नल डिवीजन वाला लगाना ज्यादा फास्ट होता है, क्विक आंसर आ जाता है। हम्म। हम्म। ठीक है भाई साहब। चलिए, तो जो अच्छा लगे आप उसको यूज कर लीजिए। मैंने आपको दोनों मेथड्स बता दिए हैं। दिस इज मेथड टू, इंटरनल डिवीजन के प्रॉब्लम में ब्रेक करके मैंने कर लिया, और एक मेथड वन में डायरेक्ट मैंने ऊपर नीचे बस माइनस लगा दिया फॉर्मूले में, एक्सटर्नल डिवीजन क्रिएट हो गया। हम्म। अब देख, एक बेटा मजेदार बात बता देता हूं। हाँ, एक मजेदार बात बताता हूं तुम्हें। फर्स्ट इज बेटर, सेकंड इज बेटर मेथड, जो बेटर लगे कर लो यार, ऐसा कुछ उसमें लड़ने वाली बात नहीं है, छोटी सी बात है। ऐसी कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, ये तो स्टार्टिंग है बेटा भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, अभी तो देख बहुत कुछ होगा। हाँ, तो अब देखो भाई, चलो एक सवाल तुम्हारे लिए जल्दी से, पोल पर करोगे? पोल पे करोगे बेटा? इफ द लाइन दिस पासिस थ्रू द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस इन द रेशियो 3:2। अब लिखा ही नहीं सर इंटरनल एक्सटर्नल, तो इंटरनल मान, कहीं नहीं लिखा तो इंटरनल मानेंगे। इंटरनली 3:2 वाला निकालना है। ये तो बेटा याद आ गई होगी एनसीईआरटी की, ये वाला जो पॉइंट है ये निकालना है आर, और ये इस लाइन को सेटिस्फाई कराना है। चलो जल्दी से करो, जल्दी से करके दिखाओ, जिससे अब तो इंटरनली लगाना है तो खैर मेथड एक ही है, जल्दी से सब लोग लगा के दिखाएंगे। मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं, 90 सेकेंड्स बहुत है आई थिंक इसके लिए, लगाइए जल्दी। ये 2 4 है भाई, पॉइंट मैंने बी गलत लिख दिया है, 2,4 था, फिगर में गलत लिख दिया मैंने यहां से पॉइंट। चलिए अब जल्दी बना लीजिए। हम्म। चलिए तो देखते हैं बेटा, पहले आर के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। 3 × 2 +2 × 1 अपॉन 3 + 2, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। 3 × 4 +2 × -1 अपॉन 3 + 2, यानी आर के कोऑर्डिनेट्स हो गए 6 + 2 8/5, और 4 × 3 = 12 - 2 10/5, राइट, यानी 8/5, 2 हो गया आर के कोऑर्डिनेट्स। आर को कह रहे हैं इस लाइन में डाल दो, तो 8/5 × 2, सेटिस्फाई करा दो इसको, +2 = k, 16/5 +2 = k, 10 और 16 होता है 26/5। ये क्या हो गया सर, कुछ तो गलती कर दी। 8/5, 10/5 2, 16/5, 26/5 आ रहा है यार ये तो। 26/5, रॉन्ग ऑप्शन। क्या तुम लोगों का भी यही आ रहा है? 26/5 देख लो, मेरा तो ये आ रहा है भाई, हो सकता है ऑप्शन ही गलत हो क्वेश्चन के। हम्म।
यस सर, रॉन्ग ऑप्शन। चल, तो इसमें से कोई आ नहीं रहा, एक्सटर्नल डिवीजन से नहीं आ रहा, क्या पता है, सॉरी इंटरनल से नहीं आ रहा, क्या पता एक्सटर्नल से आ जाए, है ना। तो इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए रॉन्ग बोलने की। हो सकता है बेटा इंटरनल डिवीजन से नहीं आया। अब जरा एक्सटर्नल डिवीजन से आर डैश निकाल देता हूं बीच में माइनस लगा के। 6 - 2 अपॉन 3 - 2, 12 + 2 अपॉन 3 - 2, तो ये हो जाएगा आर डैश 4, 14, 4, 14 आर डैश हो गया। अब जरा डालते हैं बेटा, अभी भी आई थिंक आ तो नहीं रहा, इसमें सेटिस्फाई करते हैं। 8 + 14 = K, 22 आ रहा है यहां से। तो आइदर तो K 22 या फिर ये आ रहा है, दो आंसर्स आ रहे हैं भाई K के, दोनों ही मैच नहीं कर रहे, ऑप्शंस रॉन्ग है सर। ठीक है भाई, एक्सटर्नल से भी नहीं आ रहा है, दोनों से ही नहीं आ रहे, तो इसका मतलब भाई गलती है ऑप्शंस। तो चेंज कर लीजिए, किसी को चेंज करके बना लीजिए। बोनस क्वेश्चन हो गया सर, बोनस। चलो भाई ठीक है, इजी सा सवाल था, कोई खास उसमें है नहीं, हो सकता है टाइपिंग में हो गया हो कुछ, या ऐसे ही क्वेश्चन में गलती हो। चलिए अब हम करते हैं इसका उल्टा भी बेटा। एक सवाल तुमने किया होगा कि कभी कभी पॉइंट दे देते हैं और बोलते हैं इसको एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, राइट। ये वाला क्वेश्चन भी एक कर लेते हैं जल्दी से, कि भाई 2 पॉइंट दे दिए, ये देखो 2 पॉइंट दिए हैं और बोला जा रहा है कि एक्स एक्सिस 5, 11 और 7 - 3 को एक्स एक्सिस जो जा रही होगी, ऐसे एक्स एक्सिस जो जा रही होगी, ये किस रेशियो में डिवाइड करेगी बेटा। AP/PB रेशियो बताना है, AP/PB रेशियो बताना है बेटा। हाँ, K/1 लेट करते हैं, शाबाश बहुत बढ़िया, तुमने तो सब आता है यार। तो लेट AP/PB को रेशियो K/1 मान लेंगे बेटा, K/1। हाँ, K/1 मानते हैं सर। 1 ही क्यों होगा दूसरा रेशियो? अब यहां बहुत सारे लोग पूछते हैं सर दूसरा रेशियो 1 ही क्यों होगा। देख मेरे भाई, अगर कोई रेशियो 5:3 आने वाला है, ठीक है, कोई रेशियो मान ले 5:3 आने वाला है, तो इसको तो 5/3:1 तो लिख ही सकता है ना। तो किसी भी रेशियो को समथिंग/1 फॉर्म में हम लेके जा सकते हैं, ताकि एक ही अननोन आए, इसलिए हमने K/1 माना है। ये वाला रेशियो K और ये वाला रेशियो 1। M/N मत मानो, K/1 माना करो जब भी वेरिएबल रेशियो मानना होता है। हाँ, और जो x एक्सिस है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा इसका, राइट, सीधे y कोऑर्डिनेट 0 होगा। सो y कोऑर्डिनेट ऑफ P इज 0। इस चीज को लगा देता हूं, y कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, k × -3, y कोऑर्डिनेट सेक्शन का लगा रहा हूं, +1 × 11 अपॉन k + 1 = 0 कर दिया बेटा, = 0 कर दिया। बस हलवा सवाल देख, ये तो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k हो गया 11/3। 11/3 का क्या मतलब हुआ, 11:3 रेशियो में डिवाइड करेगी, ऐसे सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है इसमें, मतलब ये सब रिवीजन हो रहा है तुम्हारा। ऐसे ही बेटा अगर y एक्सिस का पूछ रहे हैं, y एक्सिस का पूछ रहे हैं, तो y एक्सिस पे क्या 0 होता है सर, x 0 होता है। तो 5, 11 - 7 - 3 को K/1 फिर से मान लो, और अब R पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 रख दो बेटा, x कोऑर्डिनेट 0 y एक्सिस वाले पॉइंट के, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है x 0। अब क्या होगा, तो देख जल्दी से, x कोऑर्डिनेट K × 7 + 5 × 1 अपॉन K + 1 = 0। तो K की वैल्यू आ गई -5/7, K की वैल्यू -5/7 आ गई सर। माइनस से क्या सिग्निफाई हो रहा है कि रेशियो 5:7 है, एक्सटर्नली है। देख भाई, जब भी रेशियो नेगेटिव आ जाए, बेसिकली M/N में m -n कर दिया था ना मैंने, m +n की जगह -n, तो रेशियो नेगेटिव होने का मतलब है कि तुम्हारे सेक्शन फॉर्मूले में बीच में माइनस बन रहा होगा, यानी एक्सटर्नल डिवीजन होगा, राइट। तो फाइनल आंसर हो जाएगा y एक्सिस डिवाइड करेगी 5:7 में, बट एक्सटर्नली करेगी। इसमें k प्लस आया था, कोई दिक्कत नहीं है। सो 11:3 इंटरनली करेगी, ये है इसका मतलब। K पॉजिटिव का मतलब इंटरनल डिवीजन,
के नेगेटिव का मतलब एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है भाई साहब, ये देख लो, यही आंसर लिखे हुए हैं ऐसे, राइट, ऐसे। तो मैं तुम्हें ये देखो, छोटी छोटी चीजें हैं, ये आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएंगी, मेन जब हम करेंगे स्ट्रेट लाइन सर्कल, वहां परेशान हो गए, अरे सर ये क्या हो गया, माइनस हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो तुम्हें पहले सब चीजें बता रहा हूं बेसिक, ताकि तुम्हारी वहां पे गड़बड़े ना हो। अब इसका आंसर तो क्या ही लिखूं यार, पोल का। चलो प्लूटो वालों को जिता देते हैं। हम्म चलिए, तो आ जाते हैं बेटा आगे, आगे बढ़ जाते हैं। अब एक चीज तुमने शायद ये भी सवाल किया होगा, बहुत कॉमन सवाल है बेटा 10th का ये, कि पैरेललोग्राम के 3 वर्टेक्स दे दिए, चौथा पूछ लिया। हाँ भाई, बता पाएगा? बता पाएगा क्या कैसे करते थे सर ये? याद करके देख, याद आए तो, याद आए तो बेटा करके देख, कैसे करते थे सर, मैं तो भूल गया। एक पैरेललोग्राम बना ले बेटा पहले तो। पैरेललोग्राम बना लिया, उल्टा कर दे इसको, फ्लिप भी तो हो सकता है ये, फ्लिप भी तो हो सकता है ये। फ्लिप हो गया भाई, फ्लिप। हाँ चलो, पैरेललोग्राम बन गया है ये, पैरेललोग्राम बन गया है। हाँ, मिड पॉइंट फॉर्मूला, शाबाश बेटा। कि क्या करते हैं हम जब भी पैरेललोग्राम दिया होता है, तो पी क्यू आर एस में, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बेटा ये कहानी तूने पढ़ी होगी कि डायगोनल्स जो हैं बाइसेक्ट करते हैं, तो मिड पॉइंट ऑफ पी आर और मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस सेम होता है। हाँ जल्दी कर बेटा, जल्दी करके बता, पोल पे दे रहा हूं जल्दी, 30 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंदर पोल होना चाहिए खत्म। जल्दी लगाइए सब लोग और आंसर बताइए। चलिए तो देखते हैं क्या होगा। बेसिकली पी आर का जो मिड पॉइंट है, तो 1+5/2, देखो पी आर का जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, एवरेज x1+x2/2, वही क्यू एस का होना चाहिए। क्यू एस का मिड पॉइंट और पी आर का मिड पॉइंट सेम होगा, यानी कि 4+a/2 के बराबर होगा। और y कोऑर्डिनेट भी इसका 2+7/2, y कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर और y कोऑर्डिनेट 6+b/2, ये दोनों बेटा सेम हो गए, यानी a की वैल्यू तो हो गई 2, और बेटा यहां से b की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई सर। 7 2 9 -6 3, 2,3, सी ऑप्शन। बहुत ही हलवा सवाल बेटा, हलवा सवाल। 70% लोगों ने बताया है। ये भी बेटा गलती कर दी तूने, इस सवाल में भी गलती करोगे यार, ये बताओ, हैं? इसमें भी गलतियां कैसे कर सकते हो? इसमें तो नहीं करनी बनती बेटा, इस सवाल में तो गलती करनी बनती ही नहीं है। हाँ, अब देखो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूं, जो शायद तुमने 10th में ना पढ़ा हो। अभी तुमने एक बात देखी कि भाई, जब एक ही रेशियो में 2 पॉइंट आते हैं सर, एक लाइन सेगमेंट को एक ही रेशियो में 2 पॉइंट डिवाइड करते हैं, एक इंटरनली, जैसे यहां था, एक इंटरनली 1:2 में था सर, और एक एक्सटर्नली 1:2 में था, राइट। एक इंटरनल 1:2 था, और सर आपने 2:2 जो भी था रेशियो 1:2, और एक्सटर्नल 1:2 था रेशियो। क्योंकि सर इसमें रेशियो आपने इसीलिए सेम करा, मैंने इसीलिए सेम करा क्योंकि वो सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं एक ही लाइन सेगमेंट को। ध्यान से सुन लो भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। ये जो 2 पॉइंट्स थे, राइट, ये जो आर और आर डैश 2 पॉइंट थे, इन्होंने सेम लाइन सेगमेंट को इंटरनली भी 1:2 में डिवाइड किया, एक्सटर्नली भी 1:2 ने। तो ऐसे पॉइंट्स को बोला जाता है हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट्स।
हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट्स बोला जाता है। तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट्स की डेफिनेशन क्या है, ये देखिए। हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट्स की डेफिनेशन है P डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशियो M:2N। AB एक लाइन ले ली, AB एक लाइन ले ली और उसके इंटरनल में M:2N रेशियो पे पॉइंट P ले लिया। एंड सिमिलरली Q एक पॉइंट ले लिया जो एक्सटर्नली डिवाइड करे। अब Q वहां क्यों है सर, यहां क्यों नहीं है, समझ गया, तू कहीं भी हो सकता है, वो तो MN पे डिपेंड करेगा। तो P एंड Q जो पॉइंट्स होंगे, P एंड Q जो पॉइंट्स होंगे, इन पॉइंट्स को बोला जाएगा हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट्स, HCP। हार्मोनिक आ रहा है सर इसमें, हाँ बेटा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कुछ काम है यहाँ पे। क्या काम है अभी बताता हूं, अभी बताता हूं। तो बेसिकली देख, HP का काम कहाँ है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट्स ही क्यों बोलते हैं इन्हें, क्योंकि बेटा ये जो तीन डिस्टेंसेस आते हैं हमेशा, ये तीन AP, AB और AQ, ये जो तीन डिस्टेंसेस बनाए मैंने हरी लाइन से, AP, AB, AQ, ये तीनों बेटा HP में आएंगे हमेशा। हमेशा कोई मर्जी पॉइंट ले ले, मजेदार बात देख कितनी जबरदस्त है कि कोई मर्जी पॉइंट उठा दो, कोई मर्जी रेशियो ले ले, ठीक है, रेशियो सेम रख, पॉइंट सेम रख, एक इंटरनल वाला निकाल, एक एक्सटर्नल वाला निकाल, और वो जो दो पॉइंट्स आएंगे वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट होंगे, यानी ये डिस्टेंस तीनों HP में होंगे सर, HP में होंगे। वेरीफाई करके दिखाता हूं, चल एक एग्जांपल में, अभी जो हमने करा था उसी में करके दिखा देता हूं। कोई एक एग्जांपल कहीं हमने निकाले अच्छे से पॉइंट्स, हाँ ये निकाले थे सर, ये निकाले थे सर आपने 3 पॉइंट्स, ठीक है भाई साहब, यही निकाले थे। कौन कौन से हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट्स यहां पे, क्योंकि R जो था इंटरनली डिवाइड कर रहा था, R' एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा था, तो ये पॉइंट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट्स हैं। चलिए अब ये डिस्टेंसेस निकालता हूं जरा, ठीक है। इस बार P क्यों है कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, R' थे हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट, तो P से तीनों के डिस्टेंस निकाल लेता हूं, P से तीनों के डिस्टेंसेस मेजर कर लेता हूं। देखें देखें HP आता है क्या, क्या लगता है बेटा आएगा हाँ क्या लगता है आएगा, चल निकाल के देखता हूं, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालता हूं। P के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, अरे यार मैंने नाम ही गलत लिख दिए, A और B लिख लेता हूं, चल P और Q की जगह A और B कर लेता हूं। ये A दिया था और ये B दिया था, A दिया था तुम्हें 1 - 2, B दिया था तुम्हें 4 7, ठीक है भाई साहब। हाँ अब जरा निकालते हैं, A से डिस्टेंसेस तीनों का निकाल रहा हूं, AR निकालता हूं, देख डिस्टेंस फॉर्मूला से AR निकाल, वही डिस्टेंस 10th वाला AR वाला हो जाएगा x2 - x1, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, √10 दिख रहा है मुझे, क्या तुम्हें दिख गया √10 AR, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 10 हो गया, √10 हो गया AR, राइट। AB निकालते हैं, AB कितना है, AB का डिस्टेंस है 4 - 1, 3 का स्क्वायर, 7 + 2 9 का स्क्वायर, 81 + 9 90 हो गया है, 81 + 9 बेटा 90 हो गया, यानी AB जो हो गया, AB जो हो गया वो आ गया 3√10, AB आ गया बेटा 3√10, ठीक है बेटा जी। हाँ और अब तीसरा निकाल लेता हूं, AR' निकालता हूं, AR' निकालता हूं, क्या आएगा देख, R' के पॉइंट्स कहां हैं, R' के पॉइंट्स तो ये रहे सर, एक्सटर्नल डिवीजन वाला ये रहा R' -2 -11, जरा AR' निकालता हूं डिस्टेंस फॉर्मूला से, 1 + 2 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, एक मिनट, AR' 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, हाँ आ तो गए, तो ये क्या हो गया, हाँ देखो AR' जो आया वो आ गया, फिर से 3√10 आ गया, फिर से 3√10 आ गया, है ना भाई। 5/√10, एक मिनट मैंने कुछ कैलकुलेशन करी क्या, 3 का स्क्वायर पॉइंट्स रॉन्ग लिए हैं सर, चेक कर लेता हूं एक बार,
1 माइनस 2 4 7 2,1 आया था इसका, ये तो ठीक है। और इसका आया था -2 11। हम्म √10 आया था पहला। सर नेक्स्ट स्लाइड ले लीजिए। हाँ नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूं, अभी कैलकुलेशन पहले चेक तो कर लूं कहां पे मिस्टेक हुई है। ए बी आया था 3² + 7²। हम्म देखिए जरा, 3² + 9², 81 + 9 90 ही हुआ। हम्म करेक्ट है सर। हम्म कैलकुलेशन तो सही लग रही है, देखो एक बार। सर आरबी नहीं लेंगे, मतलब किसी भी पॉइंट से ले सकते हो तुम, जैसे मैंने यहां पे ये 3 लिखे हैं, वो उससे फर्क नहीं पड़ता। देखो एपी ए बी ए क्यू, ए से तुमने पी लिया, ए से बी लिया और ए से क्यू लिया, तो तुम कह रहे हो कि अच्छा उस वाले उधर से ले लूं, चलो उधर से लेके देखता हूं, क्योंकि इस बार इस साइड आ गया ना पॉइंट। हाँ ये भी हो सकता है, सही बोल रहे हो, क्योंकि पॉइंट की पोजीशन चेंज हो गई है, इसलिए भी हो सकता है। चलो अगले स्लाइड में इसको कॉपी कर देता हूं, इसको बेटा कॉपी कर देता हूं, और अब निकाल के देखते हैं। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि सर बी से निकालो इस बार, क्योंकि पॉइंट जो है पलट के इस साइड आ गया है। तो हम बी से जरा निकाल के देखते हैं डिस्टेंसेस। बी से डिस्टेंसेस निकाल के देखेंगे। बेसिकली कौन से डिस्टेंस निकालेंगे इस बार? ये वाले की जगह बी से निकाल लेते हैं। बी से डिस्टेंस आर का, बी से डिस्टेंस ए का और बी से डिस्टेंस आर डैश का जरा निकालते हैं। तो बी आर क्या हो जाएगा? बी आर हो जाएगा 2² + 6², है ना भाई? बी आर डिस्टेंस हो गया 2² + 6² का रूट 36 और 4 40। तो रूट क्या हो गया बेटा? ये रूट 40 हो गया। ये हो गया रूट 40 बी आर। बी ए क्या हो जाएगा? बी ए तो हमने निकाला ही था बेटा, ए बी जो पहले निकाला था, ए बी पहले निकाला था, 3√10 आया था, 3√10 आया था। रूट 40 का मतलब 2√10 हो गया। और ऐसे ही बी आर डैश निकाल लेते हैं। बी आर डैश हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 7 और 11 18 का स्क्वायर, तो 6 कॉमन, 1 का स्क्वायर प्लस 6 3 का स्क्वायर, तो यानी 6√10 हो गया। ये 6√10 हो गया बेटा। हाँ ठीक है भाई, अब देखते हैं, अब देखते हैं क्या ये तीनों डिस्टेंसेस एचपी में आए हैं। बेसिकली 2ac/a+c चेक कर लेता हूं। 833√10, हाँ आ गया भाई, आ गया भाई, आ गया। एचपी में आ गए बेटा। AC 2ac/a+c की वैल्यू बीच वाली ही टर्म आ गई है, यानी ये 3 डिस्टेंसेस एचपी में बन गए। अब तो सही है। बी ए रॉन्ग है सर। क्यों बेटा? बी ए कहां से रॉन्ग है? सही तो है। बी ए 3√10 ही तो था। ये देख, ए बी जो था पहले तो निकाला है मैंने, ए बी और बी ए तो बात एक ही होती है। 3√10 हो गया बेटा ए बी। ये देख, 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 81 + 9 90, 90 3√10 हो गया। बी ए सही तो है, क्यों रॉन्ग बोल रहे हो? सही है, सही है। हाँ
ठीक है, तो बेसिकली अपने को क्या करना है, जो दूर वाला पॉइंट है उससे डिस्टेंसेस मेजर करने हैं। वो तीनों डिस्टेंसेस एचपी में आ गए, ये तीनों डिस्टेंसेस एचपी में आ रहे हैं। अगर आप देखो 2√10, 3√10 और 6√10 एचपी में है बेटा, एचपी में है। आई होप ये बात तुम्हें क्लियर है। हम्म ठीक है, तो गलती कहां हो रही थी पिछले वाले में, इस वाले में मिस्टेक ये हो रही थी कि हमने इस वाले पॉइंट से ले लिए, उस वाले पॉइंट से लेने हैं जो दूर वाला पॉइंट है। और हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट्स में भी मैंने जो फिगर बनाई है उसमें भी आपको यही बताया है कि ए वाले पॉइंट से ये तीनों डिस्टेंसेस लेने हैं हमें, राइट। इसमें मैंने क्योंकि ए से दूर माना हुआ है क्यू, तो ऐसे में हाँ रॉन्ग रॉन्ग मत बोलो बेटा, जब आए तभी बोलना ना। हाँ, इसलिए देख लीजिए, अगर कोई डाउट रह गया है तो पूछ लीजिए, या फिर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ये तीनों डिस्टेंसेस आए 2√10, 3√10, 6√10, और मैंने एचपी की कंडीशन इससे चेक करी कि b इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी, इन दोनों से a और इसको a और c मान के निकाला तो b यही आ गया जो बीच का टर्म है, यानी कि एचपी में हो गए। सर ए आर रॉन्ग है, पिछले वाले में ए आर क्यों रॉन्ग है भाई? ए आर कैसे रॉन्ग हो गया? ये देख, 1 2 - 1 1 और 3 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 और 1 10, सही तो निकाला है। ए आर √10 सही तो निकाला है बेटा, ए आर √10 तो आएगा। कॉमन सेंस लगा, ये √10 है, ये 2√10 निकाला है अभी, तो तभी तो 3√10 आया टोटल। तो बेसिकली मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि दोबारा से समझा देता हूं। देखो कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि मैंने पहले एक गलत चीज बोल दी थी कि भाई जब भी आप हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट्स ढूंढेंगे, बेसिकली फंडा सिर्फ इतना सा है कि अगर तुम्हारे पास ये 3 पॉइंट, देखो 2 पॉइंट है ए और बी, और इसके अंदर एक पॉइंट ले लिया पी और एक पॉइंट ले लिया क्यू, तो ये दोनों हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट है, मतलब एपी, ए बी और ए क्यू एचपी में होंगे, राइट, जैसी फिगर ये बनी हुई है। बट अगर अगर तुम्हारे पास जो पॉइंट है वो इस साइड आ गया, मान लो इंटरनल डिवीजन वाला तो ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन वाला इस साइड आ गया, तो ये 3 डिस्टेंसेस मेजर कर लेना, ये 3 डिस्टेंसेस फिर एचपी में हो जाएंगे। भाई इतनी सी तो बात बोली है। क्योंकि उस वाले में इस साइड आ रहा था ना पॉइंट, मैंने ये बात देखी नहीं, किसी ने चैट पे बताई बढ़िया चीज कि सर वो इस साइड आ रहा है, पॉइंट जो है वो इस साइड आ रहा है, यही तो हुआ था। देखो इस वाले में इस साइड आ गया था वो पॉइंट, आर डैश जो था इस साइड आ गया था, तो इसलिए मेरे को दूसरे वाले से मेजर करने पड़े डिस्टेंसेस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल क्लियर सर? सर कैसे पता चलेगा लेकिन? अरे यार बताया तो था तेरे को, ये नहीं पता कैसे पता लगेगा? ए से रेशियो 1 से बड़ा है अगर ये रेशियो, तो फिर बेटा राइट साइड में जाता है, 1 से छोटा है तो लेफ्ट साइड में आ जाता है। ये बात तो कर चुके ना हम, 1 से बड़ा होता है तो बेटा राइट साइड में जाता है। चलो एक सवाल इस पे लगा के इसको और अच्छी तरह खत्म कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एरिया कहां से आ गया, एक मिनट, हार्मोनिक कॉन्जुगेट वाला कोई वाला क्वेश्चन करना है। फाइंड द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ पॉइंट दिस विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट दिस एंड दिस। समझ गया अब क्या करना है? कि बेसिकली तुम्हें इन दोनों के रिस्पेक्ट में, ये जो दोनों पॉइंट्स थे P और Q, 2,2 और Q जो पॉइंट है 2,5, इनके रिस्पेक्ट में एक पॉइंट R दिया है, R डैश तुम्हें निकाल के बताना है, बेसिकली R डैश निकाल के बताना है। ठीक है, चलो पहले रेशियो के 1 मान लेता हूं, इंटरनली के नेगेटिव आ जाएगा अपने आप, एक्सटर्नल होगा तो K को निकालने की कोशिश की जाए। 2K + 2 × 1 अपॉन K + 1 is 2, 5K + 2/K + 1 इक्वल्स टू 4। दोनों तरफ से K निकालता हूं, X कोऑर्डिनेट से भी Y कोऑर्डिनेट से भी। हाँ तो यहां से तो क्या आ जाएगा, 2K 2, ये तो अच्छा 2 तो यहां से तो कुछ मिलेगा ही नहीं, 2K + 2 = 2K + 2 आ गया, ऑलवेज ट्रू आ गया। यहां से आ गया 5K + 2 = 4K + 4, तो K की वैल्यू बेटा 2 निकल कर आ गई है, रेशियो 2:1 आ गया है। बस अब एक्सटर्नल डिवीजन वाला निकाल दे बेटा पॉइंट, रेशियो 2:1 आ गया,
यानी ये इंटरनली 2:1 में कर रहा है। अब तुम्हें क्या चाहिए, इसका HCP चाहिए, हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट, यानी R' चाहिए। R' जो होगा कहीं यहां पे जाके बाहर वाला पॉइंट होगा। और बाहर का पॉइंट कैसे निकलता है, बाहर का पॉइंट सर बीच में आप माइनस चिपका दो बस, और कुछ मत करो, दोबारा पूरी मेहनत मत कर। क्या कर बेटा, R' में सीधे 2k माइनस 2/k-1 कर दे, ऊपर नीचे माइनस, और 5k माइनस 2/k-1 कर दे, बस ऐसे, और k की वैल्यू 2 चिपका दे। तो ये ज्यादा आसान होता है एक्सटर्नल डिवीजन में, फॉर्मूला ये वाला लगाना ज्यादा आसान है। तुम लोग कह रहे थे ना सर मेथड 2 ज्यादा बढ़िया है, ये ज्यादा अच्छा होता है। तो R' आ गया बेटा 4 - 2 2, 10 - 2 8, 2,8, 2,8 इसका HCP बन जाएगा। बस इतनी सी बात है। अब तू खुद से ट्राई कर लेना घर पे वेरीफाई करने के लिए, जो पहले किया था। ये 3 डिस्टेंसेस बेटा अब जब तुम देखोगे ये अपने आप HP में आ रहे होंगे, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, वो एक कॉन्सेप्ट है बस कि हाँ आते ही हैं, हमेशा आते हैं, कोई मर्जी पॉइंट ले ले, HCP हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट्स के ये तीनों डिस्टेंसेस HP में बनते हैं, HP में बनते हैं। देखें आंसर 2,8 बिल्कुल सही आ गया भाई, 2,8 बिल्कुल सही आ गया। तो इस क्वेश्चन में रेशियो भी निकालना पड़ा, पहले इस पॉइंट को यूज करके रेशियो निकाला, और क्योंकि HCP में रेशियो सेम रहता है बट इंटरनल का एक्सटर्नल हो जाता है, तो मैंने रेशियो सेम रखते हुए, k की वैल्यू सेम रखते हुए, प्लस की जगह माइनस चिपका दिया बस। चलिए आई होप ये बात क्लियर है। सर ओपन ब्रैकेट लगाऊं या स्क्वायर, अरे यार ये कोऑर्डिनेट में फर्क नहीं पड़ता, कोऑर्डिनेट में 2,5 ऐसे लिख ले या ऐसे लिख ले, एक ही बात होती है। ये ब्रैकेट्स इंटरवल्स वाले ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। 2,5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे मर्जी लिख ले, जैसे अच्छा लगे। हाँ चलो एक बार डाउट्स ले लेते हैं आप लोगों के, कोई कंफ्यूजन। सर यहां R' की पोजीशन P के लेफ्ट साइड क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है, हो सकती है बेटा, बट K तुम्हारा आया क्या, 1 से बड़ा आया। मैं तुझे बार बार एक ही चीज समझा रहा हूं बेटा, देख K क्या आया हमारा, सॉल्व करके 2 आया, ठीक है। तो ये रेशियो क्या आया, 2:1। मतलब जब एक्सटर्नल डिवीजन लेगा तो PR' जब PR' होगा वो ज्यादा बड़ा है ना, क्योंकि PR' अपॉन QR' 2:1 आया है, ठीक है, 2:1 आया है, राइट। तो अब एक्सटर्नल में 2:1, तो P से ज्यादा डिस्टेंस है, क्योंकि ये वाला रेशियो 2 है, P वाला डिस्टेंस ज्यादा है 2, Q वाला डिस्टेंस कम है, तो ऑब्वियसली उस साइड जाएगा, उस साइड जाएगा। अगर यही रेशियो 1:2 आ गया होता तो इधर आ जाता पॉइंट, 1:2 में लेफ्ट में आ जाता। अब समझ गया, ऐसे करना है बेटा, ऐसे 1:2 होता तो इधर आ जाता। बस ये याद रख, तेरे को अगर इतनी नहीं दिमाग लगाना बेटा, जब भी रेशियो तेरा जैसे 2:1 आया, 1 से बड़ा है ना तो उधर जाएगा, ऐसे रट ले। 1:2, 1 से छोटा है, हाफ है ये वैल्यू, 1 से छोटी है तो इस साइड आ जाएगा। बस मैंने तुझे लॉजिक बता दिया पूरी डिटेल में, तुझे याद रखना है, सीधे याद रख ले। 5:3 आएगा, 5:3 रेशियो आया एक्सटर्नली, उधर जाएगा, ठीक है। 3:5 आया तो इधर आ जाएगा, 1 से छोटा अगर हो गया नंबर, ये 1 से छोटा नंबर हो गया, ऐसे। हाँ आई होप ये बात तुम्हें क्लियर है। कुछ बच्चों को बेटा देखो पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि बेटा आज हम फर्स्ट लेक्चर कर रहे हैं, रिवीजन बेसिक्स रिवाइज कर रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखो। हो सकता है आपको ये चीजें आती हो बट कुछ लोगों को नहीं पता है, तो उन्हें उन साथ करना बहुत जरूरी है सबको। जब बेसिक मैथ पढ़ा था पहले दिन तो पेशेंस रखा था ना, कहां से शुरू किया था मैंने, याद करो, एक्सपोनेंट से। कुछ लोगों को वहां भी दिक्कत थी, a+b होल स्क्वायर से शुरू किया था, वहां भी दिक्कत थी। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी मैं अगर तुम्हें सीधे 11th का करा दूंगा तो बहुत ऊपर से निकल जाएगा, इसलिए अभी पहले बेसिक्स तुम्हारे रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है भाई। तो इसलिए सब पेशेंस रखें यार, थोड़ा सा पेशेंस रखें क्लास में। काफी सारे लोग लिख रहे हैं सर बोर हो रहे हैं ये वो, तो बेटा देखो थोड़ा सा समझो, सभी बच्चों को हमें साथ लेके चलना है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, सेक्शन फॉर्मूला भी हमारा हो गया है, हमने कर लिया डिस्टेंस फॉर्मूला और कर लिया बेटा सेक्शन फॉर्मूला। अब हम आते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो चीज तुम्हारी बेटा छूटी थी, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो डिलीटेड था काफी लोगों का सिलेबस से, कि एक ट्राइंगल जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं उसका एरिया, जैसे मान ले ये एक ट्राइंगल है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बना दिया, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3,
3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, उस ट्राइंगल का बेटा एरिया अगर लिखना है, एरिया का मतलब तो तुम समझते हो, ये वाला फिगर का एरिया जो आएगा वो बेटा 2 तरह से लर्न कर सकता है। देख 10th में बताते हैं एक जुगाड़ जुगाड़ वाले से, हाँ ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला है। कुछ महान व्यक्ति कह रहे हैं सर हाफ वेट इंटू बेस इंटू हाइट, मुझे पता है सर वो वाला नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी एक फॉर्मूला है, ठीक है भाई। क्या फॉर्मूला होता है देखो, बेस्ट है उसको, अब तुम बड़े हो गए हो, डिटर्मिनेंट फॉर्म में याद रखो, ऐसे हाफ ऑफ x1 y1 देखो लिख देता हूं, एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1, पहला बनाओ x1 फिर y1 1, थोड़ा सा डिटर्मिनेंट लग रहा है, x2 y2 1, x3 y3 1। सर यहां 1 क्यों है बस, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट को अगर हम एक्सपैंड करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को अगर एक्सपैंड करोगे, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट आता है ना, आता है ना भाई, क्रॉस प्रोडक्ट में तुमने खूब किया है। डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा देख, हाफ, वही आ जाएगा जो तूने लर्न करा हुआ है 10th में, तुम्हें 10th में किसी और तरीके से लर्न करवाते हैं मुझे पता है, बट इस डिटर्मिनेंट को खोलोगे तो वही आएगा, देखो हाफ फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंशन सभी को आता है, x1 इंटू y2 माइनस y3 माइनस y1 इंटू, माइनस जे कैप लेते हो ना बीच में से, फिर ये दोनों हटा देते हो, ये दोनों हटा देते हो, है ना भाई, ऐसे ही तो करते हो। फिर आता है सर x2 माइनस x3 और प्लस 1 इंटू x2 y3 माइनस, माइनस क्या आ जाता है x2 y3 माइनस y2 x3, ऐसे ही तो लिखते हो राइट। हाँ नहीं आता सर, हैं अबे डिटर्मिनेंट तो आता होगा तुम्हें खोलना, क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं करा तुमने, क्रॉस प्रोडक्ट में डिटर्मिनेंट नहीं खोला तुमने, कमाल कर रहे हो यार एक बात बताओ, आई कैप जे कैप के कैप ऐसे लिखते हो, A1 A2 A3 B1 B2 B3, फिजिक्स में तुमने क्रॉस प्रोडक्ट नहीं निकालना सीखा क्या, ऐसे ही तो लिखते हो, कैसे खोलते हो इसे, नहीं आता सर। अच्छा जरा बताना कितने लोगों को ये नहीं आता, आता है तो बेटा थम्स अप कर देना, नहीं तो थम्स डाउन कर देना। ये कैसे हो सकता है, डिटर्मिनेंट खोलना नहीं आता तुम्हें। ये क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं करा तुमने ये चीज, ये वाली चीज आती है कि नहीं, बस ये बताओ पोल में, क्या ये आता है या नहीं, इसको ओपन करना आता है या नहीं। अगर ये आता है तो ये मैं 1 मिनट में सिखा दूंगा, पहले इसका बताएंगे आप। अरे फिजिक्स में बताया होगा सलीम सर ने, डिटर्मिनेंट्स में। देख लेते हैं, चलो नहीं आता कोई बात नहीं, बता दूंगा मैं, ऐसी क्या बात है। डिटर्मिनेंट फिर तुम्हें बताना पड़ेगा देख लेते हैं कोई बात नहीं। %37 बस कह रहे हैं आता है, बाकियों को नहीं आता डिटर्मिनेंट ओपन करना। समझा नहीं मैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हो, वो करते हो बच्चों वाला काम, आई कैप इंटू जे कैप के कैप होता है डिटर्म क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे निकाला करो, इससे बढ़िया निकलता है। चलो मैं तुम्हें बता देता हूं, मैं तुम्हें बता देता हूं, ठीक है। हम्म तो भाई डिटर्मिनेंट मेथड याद रखेंगे सभी लोग की, डिटर्मिनेंट कैसे खुलता है, डिटर्मिनेंट कैसे खुलता है। सर नो यूज, अच्छा तू बताएगा बेटा इसका यूज है कि नहीं समझा, डिटर्मिनेंट का बहुत काम है, इतना काम है कि पूरा चैप्टर है इस नाम से बेटा, 12th क्लास में डिटर्मिनेंट नाम का पूरा चैप्टर आएगा इस, ये थोड़ी बहुत डिटर्मिनेंट तुम्हें अभी आना चाहिए, नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है भाई। हाँ मैं तुम्हें बता देता हूँ, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या डिटर्मिनेंट एक प्रॉपर क्लास रख के बता दूंगा तुम्हें अच्छी तरह से। अभी क्या करो तुम, एरिया ऑफ ट्राइंगल का सीधे ये फॉर्मूला याद कर लो, अभी डिटर्मिनेंट वाला फिर छोड़ दो, ठीक है, वो बताऊंगा पूरी प्रॉपर तरीके से एक क्लास में, डिटर्मिनेंट की रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, क्योंकि बेटा टाइम लगेगा उसमें, अब ऐसी जल्दी जल्दी में डिटर्मिनेंट बता दूंगा तो स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बिल्कुल अलग हो जाएंगे हम, ठीक है। तो अभी के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल में, हाँ डिटर्मिनेंट रहने दो, इस चीज को छोड़ दो, अभी ये छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम क्या करो,
बस इसको याद कर लो। देखो ये कैसे याद करोगे, इसकी भी ट्रिक बताऊंगा, यही ट्रिक बताई होगी तुम्हें, इधर देखो। हाँ, डिटर्मिनेंट मैथ्स में काम आएगा। तुम ये बिल्कुल भी ना सोचो कि बिना डिटर्मिनेंट के तुम क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकाल लेते हो जुगाड़ से तो तुम्हारे को मैथ्स में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर तुम ऐसे सोच रहे हो तो बहुत बड़ी भूल है तुम्हारी। डिटर्मिनेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल नहीं है 12th क्लास की मैथ्स में, बहुत जगह यूज होगा वो। हाँ, कमिंग बैक टू द फिगर, ये था ax1y1। तो तू अब भूल जा कि मैंने तुझे एरिया ऐसा कुछ बताया। हाँ, ये था bx2y2 cx3y3। तो जो ट्रिक है बेटा, ट्रिक ऑफ रिमेंबरिंग एरिया जो 10th में बताते हैं वो ये हाफ, बेसिकली इसी का एक्सपेंशन हो जाता है वो हाफ x1 इंटू x1। देख पहले इसका x कोऑर्डिनेट ले, कैसे ट्रिक कैसे याद रखेगा, इसका x कोऑर्डिनेट लिया और इन दोनों का y सब्ट्रैक्ट कर दिया ऐसे, x1 इंटू y2 माइनस y3, इन दोनों का y सब्ट्रैक्ट। अब ऐसे ही x2 को ले ले, x2 ले ले, फिर y3 माइनस y1 कर दिया, देख x2 इंटू y3 माइनस y1। हाँ, और फाइनली फिर क्या आएगा, अब थर्ड ले ले x3 और फिर y1 माइनस y2 आ जाएगा, बस ऐसे, इतना इजी, ऐसे। ठीक है, साइक्लिक जैसे बनता है, हाँ साइक्लिक ऑर्डर में कि पहले x1 लिखेंगे इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3, इस वाले को लेना है तो अब इसका माइनस ये करना है, ऐसे इस ऑर्डर में, इस ऑर्डर में चलते जाओ, इस ऑर्डर में चलते जाओ। x1 लिया है तो y2 माइनस y3 प्लस x2 लिया है तो इंटू y3 माइनस y1 और x3 लिया है तो y1 माइनस y2, ऐसा हो जाएगा। हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल अब देख ले, जैसे मान ले मैं तुझे एक एग्जाम्पल दे देता हूं कि भाई एरिया निकालना है इसका, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय, ए दे दिया 1 3, बी दे दिया -2,7, सी दे दिया 5,8, दे दिया कुछ भी यार उल्टा सीधा। तो अब एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ, ध्यान से देखना, हाफ x1 इंटू इस x1 को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों के y सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 इंटू 7 माइनस 8 प्लस, राइट। हाँ आता है सर, हाँ ये बताया होगा तुम्हें ट्रिक। और x2 की जगह -2 इंटू इसका y माइनस इसका y 8 माइनस 3 प्लस 5 इंटू 3 माइनस 7, ऐसे। हो गई बात खत्म, हो गई बता बात खत्म। तो हाफ इंटू -1 माइनस 5 2 10 और ये -3 माइनस 7 होता है -4 -20, तो ये हो गया बेटा हाफ इंटू -31। और बेटा एक और बात, क्योंकि एरिया तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, इस पूरी चीज में देखिए मॉड भी लगा हुआ है, मॉड भी लगा हुआ है पूरी चीज में ताकि एरिया पॉजिटिव रहे। तो 31/2 हो जाएगा आंसर, 31/2 हो जाएगा प्लस के साथ, माइनस कभी एरिया नहीं देते ना, एरिया तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मॉड भी लगा देते हैं। हाँ अब याद आ गया बेटा ये, हाँ तो 10th में बस यही तुम्हारा रिमूव करा गया था, इतना सिंपल सा एक फॉर्मूला तुम्हारा रिमूव कर दिया गया था। इस फिगर का एरिया ऐसे मिल जाता है। अब प्रूफ पे मत जाना, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, जब भी 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हो आप ये कर सकते हो। समझ गए सर? x1 इंटू इन दोनों का y सब्ट्रैक्ट प्लस x2 इंटू इन दोनों का y प्लस x3 इंटू इन दोनों का y सब्ट्रैक्ट, ऐसे। इनफैक्ट अगर तुम डिटर्मिनेंट खोलते हो ना बेटा, जो मैंने डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करके लिखा था ये, जो कि तुम्हें भूल जाना है अभी के लिए, उसमें भी बेटा यही निकल के आता अगर तुम इसको भी करते तो। एनीवेज इसको अभी हटा देता हूं क्योंकि तुम्हें डिटर्मिनेंट मेथड नहीं बताया मैंने अभी, मैं याद रखूंगा। डिटर्मिनेंट करके एक पूरा 2 घंटे की तुम्हें रिकॉर्डिंग दूंगा जिसमें ढंग से डिटर्मिनेंट पढ़ोगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत काम आएगा डिटर्मिनेंट। बार बार बोल रहा हूं, बेसिक नॉलेज डिटर्मिनेंट की अगर होगी तो बहुत इजीली तुम्हारी काफी चीजें सॉल्व होंगी कोऑर्डिनेट के अंदर। हाँ सर ये भी मेथड ठीक है, नहीं मेथड तो ये अच्छा है बट इसमें क्या है, सिर्फ एरिया ही निकाल पाओगे। जरा भी क्वेश्चन घूमेगा तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज बहुत काम आएंगी तुमको, इसलिए डिटर्मिनेंट आना जरूरी है।
सर आज ही दे दीजिएगा, अच्छा। हाँ 2 घंटे का बेटा, क्योंकि प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा उसमें तुम्हें, बढ़िया बढ़िया चीजें बताऊंगा डिटर्मिनेंट की, क्योंकि वो उन प्रॉपर्टी को लगा के बहुत सारे सवाल खट से सॉल्व होंगे। फिर तू कहेगा अच्छा हुआ सर बता दिया डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। हाँ अभी कह रहा है ना कि डिटर्मिनेंट की जरूरत नहीं है, उस दिन बोलेगा सर अच्छा हुआ डिटर्मिनेंट बता दिया। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं ये वाला। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड इज 10 स्क्वायर यूनिट्स। हाँ फिर से वैसे ही लगाते हैं, तुम्हारा वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, मेरे वाले की जगह तुम्हारा वाला बेटा। हाँ ए पॉइंट है के कॉमा के -1, बी है 3 कॉमा -2, सी है -1, 0। इस फिगर का एरिया 10 है, तो 10 इज इक्वल टू हाफ मॉड ऑफ, फिर से लगाते हैं वही वाला, फिर से लगाते हैं वही वाला, x1 इंटू, देख ये x1 है के, x1 इंटू सो के इंटू y2 माइनस y3 सो -2 -0 प्लस x2 इंटू 0 माइनस के -1 ब्रैकेट्स का इस्तेमाल, और प्लस -1 इंटू -1 इंटू के -1 -2, तो +2 हो जाएगा, राइट। ऐसा कुछ हो गया बेटा, और यहां मॉड भी लगा दिया ऐसे। निकालते हैं अब जल्दी से। तो 10 इज इक्वल टू हाफ मॉड ऑफ, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, -2k और +3 मतलब -3k +3 और -k +1 और -2, ऐसा कुछ हो गया देखो। 20 इक्वल टू मॉड ऑफ -6k +3 4 +2, ऐसा कुछ हो गया, राइट। अब क्या करूंगा, मॉड हटेगा बेटा, ये ध्यान रखना, जब मॉड हटेगा तो इधर +-20 आएगा। यही गलती हो जाती है जो हम ध्यान नहीं रखते। एक बार प्लस साइन ले ले, तो 18 इक्वल टू -6k, तो k आ गया -3, और एक बार माइनस साइन ले ले, तो -20 इक्वल टू -6k +2, तो 6k आ गया 22, k आ गया 11/3। तो दो वैल्यूज हो गई k की, एक 11/3 और एक -3, -3 और 11/3, दो वैल्यूज बेटा आ गई, राइट। ऐसे तो मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूं, जब एरिया दिया हो और अंदर कुछ के फंसाया हो, तो हमेशा मॉड्यूलस को प्लस माइनस साइन से खोलना है, ऐसी दो वैल्यू आएंगी। क्योंकि एक देख ये तो फिक्स्ड है, एक ऐसे ट्राइंगल ऊपर जा रहा होगा और एक ऐसे नीचे भी आ रहा होगा, तो दो ऐसे ट्राइंगल होंगे जिनका एरिया 10 हो रहा होगा बेटा। एक ऐसे ऊपर की तरफ वर्टेक्स है, ये बेस तो फिक्स्ड है, एक नीचे की तरफ भी ऐसे ही वर्टेक्स वाला आ रहा होगा, ठीक है। तो मॉड का इस्तेमाल करना भूलना नहीं है आप लोगों ने, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब जरा एक बात कर लेते हैं बहुत प्यारी सी। अब ये वाला एक क्वेश्चन होमवर्क में कर लेना बेटा जी, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये, ट्राई करना, एरिया का ही इस्तेमाल जैसा अभी करा था बिल्कुल वैसा ही है, करिएगा इसको, राइट। होमवर्क में यूट्यूब पे भी कराया था। अब एक बहुत प्यारी चीज बता रहा हूं, देखो इंपॉर्टेंट चीज, एक बहुत जबरदस्त चीज। सर डिटर्मिनेंट के नोट्स इसी में लिखें क्या? नहीं, डिटर्मिनेंट एक अलग, वैसे तुम बनाओगे स्ट्रेट लाइन से अलग, एक चैप्टर करके बनाओगे, शॉर्ट नोट्स बना लेना उसके, क्योंकि डिटेल में जो डिटर्मिनेंट्स आएगा वो 12th में करेंगे हम। एक पूरा चैप्टर है, एनसीईआरटी में भी है, जेई में भी है, डिटर्मिनेंट्स करके 12th की मैथ्स में। बट अभी तुम्हें मैं इतना बताऊंगा जिसमें कोऑर्डिनेट में ओपी तरीके से बेटा तुम्हारे सवाल कुछ सॉल्व हो जाएं। ठीक है भाई, हाँ। सर डिटर्मिनेंट वाला लेक्चर कब मिलेगा? देखता हूं बेटा, जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूं, तेरे को जब तक काम आएगा उससे पहले दे दूंगा। अभी तो तेरा काम चल रहा है ना इससे। अब देख मैं क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ऑल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल कैन नॉट बी रैशनल। लैंग्वेज देख मैं जान के इंग्लिश दे रहा हूं, क्योंकि तुम लोग इंग्लिश में पेपर जो देने वाले हो बेटा, तुम्हारे को लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन भी अच्छी तरह आनी चाहिए, राइट। एग्जाम में टफ लैंग्वेज दे देंगे तुम्हें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दिक्कत हो जाती है कि हम लैंग्वेज ही नहीं समझ पाते। तो लैंग्वेज समझ आना इंपॉर्टेंट है। एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ लैंग्वेज, धीरे धीरे अपनी हैबिट बनाओ कि कोऑर्डिनेट में लैंग्वेज इंटरप्रेट कर पाओ तुम। हाँ
तो देखो क्या है ये कॉन्सेप्ट, ये बोल रहा हूं कि अगर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बना दिया, इसके जो वर्टेक्स हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3, राइट, तो इन सबके सब 6 में रैशनल नंबर नहीं हो सकता। अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, सब में रैशनल नहीं आ सकता। बड़ी अजीबोगरीब बात है, मतलब ऐसा कभी ट्राइंगल इक्विलैटरल बन ही नहीं सकता जिसमें मान ले 1,3 दे दिया, बी दे दिया -1/2,7, सी दे दिया 8/3 1, कोई ऐसा ट्राइंगल इक्विलैटरल बन ही नहीं सकता। सर ये क्या अजीबोगरीब बात है, बड़ी बहुत ही कंफ्यूजिंग बात लगती है यार, ऐसे कैसे हो जाएगा? कहीं ना कहीं इरैशनल टर्म इसमें जरूर आनी चाहिए बेटा, जरूर आनी चाहिए। x1 y1, x2 y2 या x3 y3 के अगर सारे कोऑर्डिनेट रैशनल हैं तो कभी इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं होगा। इंटीजर नहीं बोल रहा मैं रैशनल बोल रहा हूं। रैशनल भी नहीं हो सकता है, देख, फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता, ये कभी इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाएगा ही नहीं। बहुत जबरदस्त चीज है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें क्वेश्चंस में चेक करना होता है कि यार ये ट्राइंगल इक्विलैटरल है, राइट एंगल्ड है, तो मैं इक्विलैटरल चेक ही नहीं करूंगा अगर मुझे सारे रैशनल दिखेंगे। 100% इक्विलैटरल नहीं होने वाला वो, ठीक है। हाँ, क्यों क्यों सर, देखेंगे। देखो भाई, डिटर्मिनेंट्स तुम्हारे को जरूरत फिजिक्स में नहीं है। तुम ये मत सोचो सर ने फिजिक्स में क्यों नहीं कराया, क्योंकि सर ने तुम्हें ट्रिक बता दी है, उनका काम उतना ही है, फिजिक्स में उतना ही काम आने वाला है। बट मैथ्स में डिटर्मिनेंट तुम्हें ज्यादा काम आएगा, तो मैं तुम्हें पूरा डिटर्मिनेंट्स बताऊंगा, ठीक है। इसलिए आप ये ना सोचें कि सलीम सर ने क्यों नहीं बताया, क्योंकि बेटा उनको जितना काम था उन्होंने उतना बता दिया। फिजिक्स में जितना काम आता है वो तुम्हारे उस ट्रिक से चल जाएगा काम, बट उनका काम थोड़ी है पूरी मैथ्स बेटा तुम्हें पढ़ाना। मैथ्स तो मैं कराऊंगा ना, सो डोंट वरी। चलिए वापस आते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, थोड़ा फील करो इसे कि भाई x1 y1 x2 y2 x3 y3, इन 6 के 6 में कहीं ना कहीं बेटा रूट वूट की टर्म या इरैशनल टर्म जरूर दिखनी चाहिए, तभी कोलेटरल चेक करूंगा, अदरवाइज करूंगा ही नहीं। ऐसा कैसे सर, ये क्या बात हुई, ऐसे क्यों नहीं आएगा सर? नहीं आएगा बेटा, तू कोई मर्जी बना ले, पूरी जिंदगी निकाल दे कोऑर्डिनेट लिखते लिखते, 1 - 1, 3/5, 8/3, कुछ भी लिख ले, 5/7, 8/9, कुछ भी लिख ले, कभी बनेगा ही नहीं है, इक्विलैटरल बनेगा ही नहीं, क्योंकि तूने सारे रैशनल बना लिए। सर ये क्या बात हुई? हाँ अभी बताता हूं बेटा इसका प्रूफ। तो प्रूफ हम इसको करेंगे बेटा, हम प्रूफ करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन से, बचपन की याद आ जाएगी बेटा। प्रूफ, लेट x1 y1, x2 y2, x3 y3 आर ऑल रैशनल, आर ऑल रैशनल। मान लेते हैं कि भाई है रैशनल, इक्विलैटरल ट्राइंगल में रैशनल ही है, मान लिया। कॉन्ट्राडिक्टरी कर देंगे कि अजम्पशन गलत है हमारा, है ना, अज्यूम कर लिया हमने कि ये सारे रैशनल हैं। तो अकॉर्डिंग टू अवर न्यू फॉर्मूला ऑफ एरिया, एरिया का जो फॉर्मूला है हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला एरिया एक रैशनल क्वांटिटी आएगा कि इरैशनल आएगा? सर रैशनल आना चाहिए एरिया तो यहां से, क्योंकि ये सारे रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई और ऐड किया है आपने, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर तो रैशनल ही देता है, और ये सब रैशनल मान के बैठे हो आप 6 के 6, तो यानी इस फॉर्मूले के हिसाब से और इस अजम्पशन के हिसाब से एरिया तो रैशनल आना चाहिए, ठीक है भाई। हाँ, अब एरिया का एक और फॉर्मूला होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल में, याद कर, एरिया का एक और फॉर्मूला होता है सर √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। याद आया बेटा जी? हाँ याद आया बेटा? हाँ, कि एरिया का एक और फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर क्या है, ये वाली जैसे डिस्टेंस, तो साइड स्क्वायर हो जाएगी x2 माइनस x3, कोई भी ले ले, इक्विलैटरल है सारी सेम है, y2 माइनस y3 होल स्क्वायर। और क्योंकि ये रैशनल मान के बैठे हो दोनों, रैशनल का होल स्क्वायर भी रैशनल होता है, तो क्या मैं बोल सकता हूं एस स्क्वायर तो रैशनल है, एस स्क्वायर तो साइड का स्क्वायर तो एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर को √3/4 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आना चाहिए, √3/4 इंटू रैशनल, क्या होना चाहिए भाई, √3/4 इंटू रैशनल, तो हमेशा इरैशनल हो जाना चाहिए। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है भाई हमारा, वो इस फॉर्मूले के हिसाब से रैशनल और बेटा इस फॉर्मूले के हिसाब से इरैशनल।
ऐसा कैसे हो सकता है सर, वही ट्राइंगल है, वही एरिया है, वो रैशनल नंबर भी आ जाए, इर्रेशनल भी? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए इस ट्राइंगल का जो एरिया है, गलत अजम्पशन है हमारा कि भाई क्योंकि इर्रेशनल आना था, यहां से अगर सारे रैशनल हो गए तो एरिया तो रैशनल आ जाएगा। सो अवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, यानी कि जो हमने अजम्पशन लिया है वो गलत है। देयरफॉर देयरफॉर हमें क्या कहना पड़ेगा? देयरफॉर अवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। जो हम मान के बैठे हैं ये चीज कि ये सारे रैशनल है, गलत है। इसका मतलब कोई ना कोई इरेशनल पक्का आएगा। ठीक है। तो बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस में यूज हो जाता है कि भाई किसी भी इक्विलैटरल ट्राइंगल के सारे कोऑर्डिनेट रैशनल हो ही नहीं सकते। तो तुझे कभी इक्विलैटरल चेक करने का मन करे कि यार कहीं इक्विलैटरल तो नहीं है, अभी आगे करेंगे जब मेन ज्योमेट्री शुरू करेंगे तो आगे करेंगे हम, जरूरत पड़ेगी। इक्विलैटरल है, राइट एंगल्ड है, आइसोसेलेस है, कैसा ट्राइंगल है, तो इक्विलैटरल तो मैं काटा मार दूंगा बेटा अगर सारे रैशनल मुझे दिखेंगे, चेक ही नहीं करूंगा मैं। हाँ, रेजोनेंस हाँ बेटा, ये हमारा ट्राइंगल कोई फिजिक्स की केमिस्ट्री की गैस थोड़ी है कि जो बेटा आइडियल इक्वेशन भी फॉलो कर लेगी और वंडरवॉल इक्वेशन भी तो रैशनल और इरेशनल साथ तो होगा नहीं बेटा, समझ गया ना? हाँ, तूने याद दिला दी बेटा रेजोनेंस की। चलो बेटा याद रखेंगे इसको, इसको याद रखेंगे। तो अब देख ऐसा हलवा सवाल बन जाएगा, देख ऐसे क्वेश्चन बना देंगे ऑब्जेक्टिव में, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ पॉइंट्स फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तू बैठ के बेटा ट्राई कर रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा है सब में, अरे देख लेता हूं साइड लेंथ क्या है, इसकी साइड लेंथ क्या है, बैठ के साइड लेंथ कैलकुलेट कर रहा है। बट जो स्मार्ट इंसान होगा बेटा वो तुरंत बता देगा 1 सेकंड में। हाँ, कौन सा होगा बता, जल्दी से बता। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ पॉइंट्स विल फॉर्म इक्विलैटरल ट्राइंगल। यहां पे सर कहीं रूट वूट नहीं दिख रहा, सारे रैशनल दिख रहे हैं, काटा मार दो। यहां भी सारे रैशनल दिख रहे हैं, काटा मार दो। यहां भी सारे रैशनल हैं, काटा मार दो। नन ऑफ दीज हो गया आंसर। ऐसे ठीक है भाई साहब, छोटी छोटी चीजें हैं बट बहुत काम की हैं। अब एक और चीज होती है, देख एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर जीरो हो जाए, अगर ये चीज जीरो हो जाए, जो अगर एरिया जीरो हो जाए, इसका क्या मतलब होता है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डीपीपी में डाले हैं इन, इसका मतलब होता है कि एरिया जीरो का मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। कोलिनियर हो जाएंगे, कोलिनियर मतलब एक लाइन पर लाए करने लग जाएंगे। एरिया ही जीरो हो गया मतलब ए, ये बेसिकली 2D फिगर बन गई, सॉरी ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बन गई, नीचे आ गया ये पॉइंट, ए बी सी तुम्हारे ऐसे कोलिनियर पॉइंट्स बन जाएंगे, एक ही लाइन में आ जाएंगे, राइट? तो ध्यान रखेंगे कोलिनियर पॉइंट्स की कंडीशन क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो। ये चीज जीरो कर देंगे तो कोलिनियर पॉइंट्स की कंडीशन मिल जाती है। क्वेश्चन डीपीपी में दिखेगा ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो तुम सबसे पहले उसका क्या करना, एरिया को जीरो डाल देना, एरिया को जीरो डाल देना। चलो तो ये बेसिक्स अपने हो गए हैं यार। देख अब ये इससे ज्यादा ये काम मैं नहीं कर सकता बेटा, तेरे को 10वीं की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताना। अब हम आ जाते हैं सेंट्रॉइड पर। ये भी वैसे तूने 10th में ही पढ़ा हुआ है सेंट्रॉइड भी तूने 10th में पढ़ा है, राइट? हाँ, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड की डेफिनेशन पता है ना बेटा जी, कि मीडियन जहां मिलती हैं, तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर मिलती हैं, मीडियन क्या होता है सर, जो बेस को बाइसेक्ट करे। तो एडी लाइन क्या है, मीडियन है, और बीई लाइन भी मीडियन है, मतलब ये दो मिड पॉइंट ऑफ बेस को ज्वाइन कर रही है। तो जो तीनों पॉइंट्स एक जगह जाके मिलते हैं, उस पॉइंट को, तीनों मीडियन जहां मिलती हैं उसे बोलते हैं बेटा सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। सेंट्रॉइड को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेंट्रॉइड का फॉर्मूला भी बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये तीनों पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं, तो बेटा जो सेंट्रॉइड होता है वो एवरेज होता है तीनों का, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल
सर सेंटर ऑफ मास में बताया था, हाँ बताया गया होगा बेटा वहां पे भी। अब देख इसका प्रूफ क्या होता है, प्रूफ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रूफ होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि प्रूफ में एक कॉन्सेप्ट यूज होता है कि भाई जो मीडियन है उसको सेंट्रॉइड 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात ध्यान रखनी है। कोई भी मीडियन ले लो तो AG:GD, AG:GD, या तुम ये लो BG:GE, BG:GE, या दूसरी ले लो CG:GF, CG:GF। ये सब रेशियोज 2:1 होते हैं। मीडियन को सेंट्रॉइड 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, ध्यान रखना है इसको भी। हाँ इसी को यूज करके प्रूव हो जाता है देख, क्योंकि देख D तो मिड पॉइंट है, तो x2 + x3/2 y2 + y3/2 है। D के कोऑर्डिनेट्स तो बहुत इजीली मिल गए। अब सेंट्रॉइड प्रूव हो जाएगा क्या? सेंट्रॉइड प्रूव हो जाएगा बहुत इजीली, क्योंकि इस लाइन AGD में सेक्शन फॉर्मूला लगा दे। देख AGD लाइन यहां अलग से बना लेता हूं। A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, D के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 + x3/2 y2 + y3/2, और G के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं 2:1 रेशियो है, तो सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करता हूं। 2 होगा इससे मल्टीप्लाई, है ना, m इंटू x2, इससे मल्टीप्लाई 2 इंटू x2 + x3/2 प्लस 1 होगा x1 से अपॉन 2 + 1, 2 से 2 कट गया तो x की वैल्यू आ गई x2 + x3 + x1 अपॉन 2 + 1 हो गया 3। तो देख प्रूव हो गया। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड मैंने प्रूव कर दिया, x1 + x2 + x3/3। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट होता है y1 + y2 + y3/3। हाँ ऐसे, ये सब 10th में किया हुआ है बेटा तुमने। सर एंगल आधा करके भी सेंट्रॉइड निकल सकते हैं। एंगल आधा, एंगल आधा थोड़ी होता है बेटा, ये थोड़ी ना एंगल आधा हो गया, ये एंगल बाइसेक्टर थोड़ी ना है। बेस आधी होती है बस, वो नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं होते, राइट। इज सेंट्रॉइड द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल? देख ट्राइंगल के 4 सेंटर्स होते हैं, अलग अलग डेफिनेशन हैं चारों सेंटर की। सर्कल का जैसे एक ही सेंटर है, बट ट्राइंगल के 4 अलग अलग सेंटर्स होते हैं, उसमें से वन ऑफ द सेंटर्स है ये। हाँ सर वन ऑफ द सेंटर्स है ये, ठीक है भाई, ऐसे समझ ले। सर डिटर्मिनेंट के सेशन में इस मेथड से क्रॉस प्रोडक्ट भी निकालना बता दीजिएगा प्लीज। हाँ बता दूंगा, तो बता ही दूंगा यार, तुझे पता ही है मेरा, क्योंकि 12th में तो आएगा ही वैसे भी। हमारा ही टॉपिक है बेटा ये दोनों, वेक्टर भी और डिटर्मिनेंट भी। सर कैन द R पॉइंट लाई आउटसाइड द लाइन? नहीं, इंटरनल डिवीजन वाला कभी R आउटसाइड नहीं लाई करता, इंटरनल डिवीजन वाला हमेशा अंदर ही लाई करता है। चलिए, तो सेंट्रॉइड की एक बात हो गई है हमारी। अभी सेंट्रॉइड के बारे में और डिस्कशन भी करना है, हमें काफी डिस्कशन करना है इनफैक्ट। तो बहुत ही बढ़िया एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो तुम खुद से प्रूफ करने की कोशिश करोगे सेंट्रॉइड के बारे में। होमवर्क में प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। क्या बोल रहे हैं देखो, लैंग्वेज फिर से समझो। ये है ट्राइंगल, ये है 3 मीडियंस, 3 मीडियंस। तो अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, मिड पॉइंट्स कौन से थे? ये DEF। अगर DEF को ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बनाऊं, एक नया ट्राइंगल बन गया। DEF वाला ट्राइंगल का सेंट्रॉइड भी वही होगा जो हमारे पूरे ट्राइंगल का सेंट्रॉइड था। तो जो G है वो सेंट्रॉइड इस वाले DEF का भी सेंट्रॉइड होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे इसे, कि centroid of the triangle formed by joining midpoints of 3 sides is same as the centroid of original triangle। कोशिश करेंगे प्रूफ करने की इसका, x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान के। चलो मैं बता ही देता हूं। तो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा बेटा x2 + x3/2 y2 + y3/2। इसका हो जाएगा x1 + x3/2 y1 + y3/2। ऐसे ही इसका मिड पॉइंट हो जाएगा x1 + x2/2 डैश डैश डैश, राइट।
तो अब मैं क्या कह रहा हूं, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल डीईएफ निकालते हैं। सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल डीईएफ, डीईएफ का जो सेंट्रॉइड होता है वो क्या आएगा, देख इन तीनों का एवरेज हो जाएगा। सर सेंट्रॉइड है क्या, एवरेज ऑफ x1 x2 x3, बट x1 की जगह ये समझ ले कि हमारे पास ये है y1, x2 की जगह ये है, x3 की जगह ये है, तो इन तीनों का एवरेज ले लेता हूं, x2 प्लस x3 बाई 2, x1 प्लस x3 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2, इन तीनों का बेटा एवरेज ले लूंगा तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड मिल जाएगा। बस अब तू देख काटा पीटी करके अगर ध्यान से देखेगा, ऊपर 2x1 2x2 2x3, नीचे 2 से कट जाएंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 ही बन जाएगा y कोऑर्डिनेट सिमिलरली। और ये है क्या, दिस इज सेंट्रॉइड ऑफ द ओरिजिनल ट्राइंगल। वही फॉर्मूला बन गया, देख यही वही फॉर्मूला बन गया, g के बराबर, g का ही फॉर्मूला बन गया। तो मैंने क्या प्रूव कर दिया कि जो मिड पॉइंट्स का ट्राइंगल बनता है उससे सेंट्रॉइड जो बनेगा वही सेंट्रॉइड होगा जो ओरिजिनल ट्राइंगल एबीसी का सेंट्रॉइड था। ऐसे 10th में था सर ये, हाँ बढ़िया है, अच्छी बात है। तो आज का लेक्चर बेटा थोड़ा सा जिन लोगों ने पढ़ाई करी हुई है उन्हें बोरिंग लगा होगा, या थोड़ा उन्हें लग रहा होगा सर आज तो इजी था, और जिन लोगों ने 10th में ढंग से नहीं पढ़ा उन्हें टफ लगा होगा। तो तुम्हारे पास मैं मौका दे रहा हूं, आज फिर 10th का रिवीजन करके बैठो, क्योंकि कल से बेटा गाड़ी स्पीड पकड़ लेगी। आज मैंने एक पूरा लेक्चर तुम्हें डेडिकेटेड दे दिया 10th के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाने के लिए, और कल से फिर हम 11th का आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। तो होमवर्क में तुम्हें क्या करना है, 10th का रिवाइज करना है, और डीपीपी 1 भी मैंने पूरी 10th के ऊपर ही डाल दी है, जिसको आप बेटा अटेम्प्ट कर लेना। पहले रिवाइज करना फिर डीपीपी 1 करना, इतना काम आज आपको करना है, ठीक है। चलिए तो अब कल से थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीजें आएंगी स्ट्रेट लाइंस में। और देखो मैं पहले ही बता दूं, चैप्टर इजी है स्ट्रेट लाइंस, मैंने तुम्हें बोला है, तो इसमें उतना सर ओपी मजा आ गया, सर मजा आ गया, वो वाली चीजें नहीं होंगी भाई। हल्का चैप्टर तो हल्का चल ही चलेगा नॉर्मल इंसानों की तरह, ठीक है। इसमें ये मत सोचना पीएनसी जैसा अरे मजा आएगा, जो टफ टॉपिक है उनमें मजा ज्यादा आता है, उनमें कोई नई चीज पता लगती है। इनमें वही घिसे पिटे चीजें करनी है, मेहनत का काम है, मजदूरी का काम है। इस चैप्टर में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बैठ के, तो वो करने के लिए रेडी रहे। बोरिंग लगे तेरे को कोई बात नहीं, मुझे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ चलिए तो बच्चों मिलते हैं कल, हम लोग कल के लेक्चर में, जाने का समय आ गया है, क्लास है तुम्हारी भी मेरी भी, इसके बाद मिलेंगे कल के लेक्चर में। टेक केयर बच्चों, सी यू एंड लव यू ऑल।